हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारा सब्जेक्ट है बी फार्म 6 सेमेस्टर में हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग एंड शॉर्ट उनको हम सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है ना हमारा पार्ट 1 होने वाला है आज जो वीडियो होगी, जिसमें हम यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो भी यहाँ पे टोटल क्वेश्चन बनते हैं। एंड पार्ट सेकंड जो हमारा नेक्स्ट में आएगा उसमें हम बाकी के रिमेनिंग तीनों यूनिट यानी कि यूनिट नंबर 3 एंड 4 एंड 5 को हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन हमने लिखे हैं वो इस तरीके से लिखे हैं ताकि जो आपका लेंथी सिलेबस है वो कम टाइम में कवर हो जाए। यहाँ पे शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चंस हैं एंड जो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे उसके बेसिस पर हम यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, बाकी टोटल यहाँ पे ना 28 क्वेश्चन होने वाले हैं एंड अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल जीरो, अगर आपने कुछ भी बुक भी खोलकर नहीं देखी ना तब भी आप अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ज़रूर समझ आएगा। एंड अगर आप इन 28 क्वेश्चंस को पढ़ करके जाते हैं तो आप यहाँ पे गारंटेड हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में पास हो जाओगे। तो यहाँ पे जो सारे क्वेश्चंस हैं यूनिट फर्स्ट के वो लिखे हुए हैं। ऐसे ही सारे के सारे टोटल क्वेश्चन पहले मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं और इनकी जो पीडीएफ है सारे जो सॉल्यूशन की पूरा जो नोट्स की उनको आप फार्मेसी वाला ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाओ, सर्च करो फार्मेसी वाला, वहाँ से आप डाउनलोड करो ऐप को, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में कि कैसे आपने नोट्स डाउनलोड करने हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए हम यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले देखिए हम यही समझेंगे कि आखिर ये हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी है क्या, क्योंकि हमारा न्यू सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हुआ है। जैसे कि अगर आपने फिफ्थ सेम में पढ़ा हो तो हम फार्माकोग्नोसी पढ़ते थे, जैसे हमारा फार्माकोलॉजी था, मेडिसिनल केमिस्ट्री था, फार्माकोग्नोसी था। तो यहाँ पे यानी कि सिक्स सेम में फार्माकोग्नोसी को हटा करके हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी यहाँ पे ऐड किया है। तो समझेंगे कि हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे अलग है फार्माकोग्नोसी से, ताकि आपको जो बेस है बिल्कुल वो यहाँ पे मजबूत हो जाए और आगे आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाएँ। तो देखिए सिंपल ना, बहुत अच्छे तरीके से वर्ड को आपने ब्रेक करना है, हर्बल ड्रग प्लस टेक्नोलॉजी। हर्बल ड्रग का मतलब यानी कि ऐसी ड्रग जो हर्ब से मिलती हो। हर्ब का मतलब होता है प्लांट या प्लांट का कोई भी पार्ट, यानी कि उसका कोई स्टेम हुआ, तना हुआ, है नी, एंड इसके अलावा उसका कोई भी लीव्स, पत्ते वगैरह हुए, कोई फ्लावर हुआ, फ्रूट हुआ, तो वहाँ से जो भी मेडिसिन मिलती है उसको हम कहते हैं हर्बल ड्रग। एंड टेक्नोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ टेक्निक्स, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्निक्स, नई नई तरीके अप्लाई करना, उनकी स्टडी करना, वो टेक्निक कही जाती है। तो अगर हम कहें कि हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी क्या है, यानी कि ऐसी साइंस या एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर हमने नए नए तरीके या नए नए टेक्निक्स को पेड़ पौधों पे अप्लाई करके वहाँ से हम मेडिसिन बनाते हैं, उनको प्यूरिफाई करते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको डेवलप करते हैं। तो यही जो सारी स्टडी है वो हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी कही जाती है। इसके सिंपल आपको मैं एक एग्जाम्पल से बताऊं कि सपोज़ करो कि आपने जो है, जो हल्दी होती है यानी कि टर्मेरिक, टर्मेरिक जो होती है हल्दी, उससे हमको कुरकुमिन मिलता है, कुरकुमिन। अगर आपने कुरकुमिन के यहाँ पे कैप्सूल बनाने हैं तो कैप्सूल बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप टर्मरिक लोगे यानी कि हल्दी लोगे, उसका एक्सट्रैक्शन करोगे, उसका प्यूरिफिकेशन करोगे एंड उसके बाद उसमें कुछ एक्सिपिएंट ऐड करके उसे डोसेज फॉर्म बना करके रेडी करोगे। ठीक है, तो ये टर्मरिक जो है ये क्या है, ये हर्ब है, एक टाइप का ना, एक प्लांट का पार्ट है। तो ये जो ड्रग हमारी बनेगी वो हर्बल ड्रग बनेगी और जिसकी मदद से आप इसको बना रहे हैं वो टेक्नोलॉजी हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी कही जाएगी। है ना सिंपल समझने के लिए? तो सिंपल आपने यहाँ पे क्या लिखना है कि हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी इज द साइंस ऑफ डेवलपमेंट, एक्सट्रैक्शन, प्यूरिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट फ्रॉम द प्लांट और हर्ब बाई यूजिंग मॉडर्न मेथड एंड टेक्निक्स, यानी कि नए नए मेथड या नई नई टेक्निक्स को यूज़ करके प्लांट से मेडिसिन बनाने की जो तरीके होते हैं, प्रोसेस होती हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी कहते हैं, या उसकी स्टडी को ही हम हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी कहते हैं। क्लियर हो गया? अब हम समझते हैं कि जो फार्माकोग्नोसी थी वो भी तो हमने पढ़ी थी, वो भी कुछ ऐसी ही थी। तो थोड़ा उसमें ना देखिए कुछ डिफ्रेंसिएशन है यहाँ पे, जिसकी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। फार्माकोग्नोसी यानी कि स्टडी ऑफ ड्रग, जो हमें नेचुरल सोर्सेज यानी कि प्लांट, एनिमल या मिनरल से मिलती है, उनकी स्टडी करना। देखो लगा कि फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ ड्रग विच ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट, एनिमल्स एंड मिनरल्स। कि यहाँ पे जो हमारी मेडिसिन मिल रही है ना नेचुरल सोर्स से, हम केवल उनकी ना स्टडी करते हैं, उनके यूज़, वो कैसे काम करती हैं, उनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और उनकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी स्टडी करना फार्माकोग्नोसी कहा जाता है। लेकिन उसी नॉलेज को
जो हमने वहाँ पे सीखी है फार्माकोग्नोसी में, उसका यूज़ करके कोई न्यू फॉर्मुलेशन तैयार करना प्लांट से या बोले तो किसी भी हर्ब से, तो वो जो स्टडी है या जो वो तो तरीका है वो आपका हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। सिंपल आगे यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि वट यहाँ पे लिखा है कि वट हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी फोकस ऑन द डेवलपमेंट, एक्सट्रैक्शन, प्यूरिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट फ्रॉम प्लांट्स बाय अप्लाइंग टेक्निक्स। क्लियर होगी क्या है ये आपका फार्माकोग्नोसी एंड क्या है आपका हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। एंड इसके बाद देखिए बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, देखिए वो है डिफाइन द टर्म हर्बल मेडिसिन एंड हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट, जो कि कोई भी एक पूछी जाती है डेफिनेशन शॉर्ट में, जो कि 2 मार्क्स में यहाँ पे पूछी जाती है। तो मैं आपको सिलेबस में पहले यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे हमारी जो यूनिट फर्स्ट है ना उसमें 3 चैप्टर हैं। हर्ब्स एज रॉ मटेरियल एक चैप्टर, बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर दूसरा चैप्टर एंड तीसरा है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। पहले हम यहाँ से देख रहे हैं कि हर्ब्स को तो आपने समझ लिया कि कोई भी प्लांट या प्लांट का पार्ट वो हर्ब यहाँ पे कहा जाता है। एज रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, यानी कि जो हम हर्बल मेडिसिन बना रहे हैं ना, तो उसका स्टार्टिंग का मटेरियल यानी कि जहाँ से बनने की प्रोसेस स्टार्ट होगी उसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। तो उसी के अंदर ने कुछ यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, डिफाइन हर्बल मेडिसिन एंड हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट। इन तीनों में से ये मोस्टली पूछी जाती हैं, कोई भी एक या दो पूछी जाती हैं। तो सिंपल समझते हैं कि हर्ब क्या है। देखिए जैसे कि मैंने अभी बोला भी था कि यहाँ पे वैसे लिखा है कि हर्ब कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये जो वर्ड है ना हर्ब, वो एक लैटिन वर्ड हर्बा से, जिसका मतलब होता है ग्रास। ग्रास हम जानते हैं यानी कि घास। तो यहाँ पे जो हर्ब इंडिकेट कर रही है ना, वो प्लांट के कोई भी ऐसा पार्ट जो हरा हो या प्लांट से वो मिला जुला हो या प्लांट से वो बनता हो, वो हर्ब कहा जाता है। जैसे कि उसकी पत्तियाँ हो गई, उसके फल हो गए, उसके कोई भी मतलब कि फूल वगैरह हो गई या स्टेम वगैरह हो गया, तो वो यहाँ पे हर्ब कही जाती हैं। अब चाहे उसकी मेडिसिनल वैल्यू हो या फिर नहीं हो, यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि उसकी मेडिसिनल वैल्यू हो तभी वो हर्ब है, नहीं। अगर उसकी मेडिसिनल वैल्यू भी नहीं है ना, तब भी वो हमारे यहाँ पे हर्ब ही होगी। तो यहाँ पे देखो सिंपल लिखा है कि हर्ब इज डिफाइंड एज एनी पार्ट ऑफ प्लांट सच एज लीव्स, रूट्स, स्टेम्स, barks, फ्रूट्स विच यूज फॉर डिफरेंट पर्पज, जो कि अलग अलग पर्पज से किसी भी काम में वो यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे कि वो एज ए फूड खाए जा सकते हैं, एज ए फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ किए जा सकते हैं, एज ए मेडिसिन या परफ्यूम के रूप में भी उसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात है, इसका आपका कोरिएंडर की धनिया होता है, हरा धनिया जो होता है हम जो सब्जी में डालते हैं, एकदम डालते सुगंधित हो जाता है, मतलब कि अगर जिसको भूख भी नहीं लग रही होती है वो भी खाने का मन करने लग जाता है। वो एक फ्लेवरिंग एसेंट, तो वो एक जो धनिया है हरा पत्ता, वो क्या है यहाँ पे, वो हर्ब है यहाँ पे। ठीक है, वो यहाँ पे प्लांट से मिल रही है। सेकंड मिंट, जो आपका पुदीना होता है, पुदीना की चटनी एकदम ज़बरदस्त लगती है ना, तो पुदीना भी यहाँ पे एज ए फ्लेवरिंग एजेंट या बोले तो वहाँ पे हमारा एक जो मतलब कि पार्ट मिल रहा है वो भी आपको प्लांट से ही मिल रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हर्ब होती है। एक होता है हमारा तुलसी का पौधा है, जिसको हम वैसल भी बोलते हैं। तुलसी का पौधा, उसके जो पत्ते वगैरह होते हैं, तो उनका जो यूज़ है ना, अगर आपको खांसी वगैरह हो रही है, थोड़ा जुकाम वगैरह या गले से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, उसको अगर आप खा लेते हैं ना, तो वो तुरंत ठीक हो जाती है। अभी आपने 3 एग्जाम्पल देखे, इसमें से ये एज ए मेडिसिन काम कर रहा है, इसमें से ये एज ए यहाँ पे फ्लेवरिंग एजेंट काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि हर्ब जो है वो कोई भी हो सकती है, उसका कोई भी काम हो सकता है, बस वो प्लांट से जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब सेकंड आपके हर्बल मेडिसिन, जिसको हम हर्बल ड्रग भी बोलते हैं, ये हमारे प्लांट का वो पार्ट है, ये वो हमारा प्लांट है जो कुछ ना कुछ मेडिसिनल वैल्यू रखता हो। जैसे कि यहाँ पे तुलसी जो है वो हमारी हर्बल मेडिसिन हो सकती है, या वो है, लेकिन यहाँ पे कोरिएंडर और मिंट हमारी हर्बल मेडिसिन नहीं है, वो फ्लेवरिंग एजेंट होगी, वो अलग होगी। ठीक है, तो सिंपल है कि हर्बल ड्रग या हर्बल मेडिसिन इज डिफाइंड एज एनी क्रूड और अनप्रोसेस्ड पार्ट ऑफ प्लांट विच हैव मेडिसिनल वैल्यू। यानी कि प्लांट का हमने कोई भी पार्ट कट किया और उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए, उसको डायरेक्टली हम एज ए मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं या उसकी मेडिसिनल वैल्यू है, तो वो हमारा हर्बल मेडिसिन कही जाती है। एग्जाम्पल जिसकी हल्दी है, हल्दी आपने देखी होगी, हम खाते हैं डेली। हल्दी को ना हम कई बार घाव पे भी लगा लेते हैं, उससे घाव ठीक हो जाता है। वो एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, वो एंटी कैंसर भी होती है, वो एंटी डायबिटिक भी होती है, तो उसके ना कई सारी मेडिसिनल वैल्यू हैं। ठीक है, तो वो हमारी हर्बल मेडिसिन है। ऐसे ही जिंजर होता है, अदरक, वो गले में कोई भी खराश हो रही हो, खांसी हो रही हो, तो उसको हम खा लेते हैं, गले में रख लेते हैं, बहुत अच्छा फ़ायदेमंद वो होती है। ऐसे ही तुलसी। तो यहाँ पे जो हर्बल मेडिसिन है उसमें स्पेशली कुछ ना कुछ मेडिसिनल वैल्यू होगी, लेकिन हर्ब में मेडिसिनल वैल्यू हो या ना हो, वो बस प्लांट से बिलोंग करनी चाहिए। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट, ये क्या होता है। इसको अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। मतलब जैसे कि हल्दी है आपके पास, हल्दी से आपने उसका पाउडर बना दिया,
पाउडर बनाने के बाद उसमें कुछ एक्सिपिएंट वगैरह डाले और उसको एक कैप्सूल के फॉर्म में कन्वर्ट करके मार्केट में प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च कर दिया, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट उसका आपने बना दिया, तो वो कहा जाता है हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। यहाँ पे ना आप कई सारी प्रोसेस यहाँ पे मतलब कि ऐड कर देते हैं। लिखा है कि दीज आर फिनिश्ड हर्बल प्रोडक्ट विच क्रूड ड्रग या एक्सट्रैक्टेड फॉर्म विद एक्सिपिएंट दैट यूज्ड फॉर पार्टिकुलर रेस्पॉन्स, कि ये जो है हमारा ना फिनिश्ड हर्बल प्रोडक्ट होते हैं जिसके अंदर कोई भी आपकी मतलब कि क्रूड ड्रग हो सकती है या एक्सट्रैक्टेड ड्रग हो सकती है, जिसमें हम एक्सिपिएंट ऐड करके एक डोसेज फॉर्म बना देते हैं। एग्जांपल इसकी गार्लिक कैप्सूल, गार्लिक जो लहसुन जो होता है ना, लहसुन के पेस्ट के यहाँ पे ना कैप्सूल, यहाँ पे उसके पेस्ट भी आते हैं। तो अगर आपने घर में यूज़ किया हो सब्जी बनाने के दौरान, पेस्ट आपको मिल जाते हैं, तो पेस्ट भी यहाँ पे एक प्रोडक्ट हो गया। ऐसे ही गार्लिक की कैप्सूल आते हैं, टर्मरिक की टैबलेट आती हैं, तुलसी की कफ सिरप आती है। तो जब हम उसे एक प्रोडक्ट का रूप दे देते हैं वो आपका हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट कहा जाता है। ये जो तीनों टर्म है आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट में जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो है यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन द सिलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल। यहाँ पे देखोगे सिलेबस में आगे है हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट और हर्बल, इसके बाद में देखो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन ऑफ हर्बल मटेरियल, प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जैसे कि अगर आपने कोई हर्बल प्रोडक्ट को बनाना है, सपोज़ आपने वही मतलब कि हल्दी के कैप्सूल वगैरह बनाने हैं या तुलसी की कफ सिरप बनानी है, तो अगर आप कफ सिरप बना रहे हैं तुलसी की, तो उससे पहले आपको ना रॉ मटेरियल चाहिए होंगे, तुलसी के पत्ते चाहिए होंगे, कुछ और भी एक्सिपिएंट चाहिए होंगे, तभी तो जाकर के आपका हर्बल प्रोडक्ट लास्ट में जाकर के बनेगा। तो वही है यहाँ पे कि कैसे आप उस हर्ब को सेलेक्ट करोगे, उसको आइडेंटिफाई करोगे, उसको ऑथेंटिकेट करोगे और उसकी प्रोसेसिंग करोगे, वो सारा कुछ आपने बताना है। तो हर्बल रॉ मटेरियल आपने यहाँ पे तैयार करने हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब सिंपल घरेलू एग्जांपल्स में आपको लेके चलता हूँ कि सपोज करो कि आपने ना शुगर बनानी, शुगर यानी कि चीनी। चीनी आपको ज़रूर मालूम होगा कि वो जो है गन्ने से मिलकर बनती है, गन्ने शुगर केन से बनती है। तो गन्ना जो है हमारे यहाँ पे एज ए क्या काम करेगा, एज ए रॉ मटेरियल काम करेगा। अगर आपने चीनी बनानी तो आपको यहाँ पे क्या है, गन्ना यहाँ पे उगाना पड़ेगा या गन्ना आपको कहीं ना कहीं से लाना होगा। अब गन्ना जो है वो अलग अलग किस्मों के होते हैं, कई तरह के होते हैं। अगर मैं बताऊँ, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, कई सारी किस्में होती हैं। जो अरली का गन्ना होता है बहुत अच्छा माना जाता है, उसमें ना बहुत ज़्यादा आपका मतलब कि रस वगैरह निकलता है, उसको खाने में भी वो थोड़ा इजी होता है, उसको आप इजीली चौंक सकते हैं और थोड़ा पतला सा होता है। तो अलग अलग गन्ने की वैरायटी होती है। तो सबसे पहले पॉइंट आपके पास आएगा कि आपने कौन सा गन्ना लेना है उस शुगर को या चीनी को बनाने के लिए, तो वो चीज़ कही जाएगी सलेक्शन, ठीक है। सपोज़ जो गन्ने वगैरह होते हैं ना वो कहीं से खरीद के लाने होते हैं, जैसे कि पहले से किसी के खेत में वो बोए हुए होते हैं, वहाँ से काट करके लाने होते हैं, इसको हम बीज कहते हैं। तो पहले अपने बीज को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जस्ट एग्जांपल से समझो। उसके बाद जब आप उसको गांव लाते हैं, अपने घर पर लेके आते हैं, अपने खेत पर लेकर के आते हैं, आप किसी बड़े बूढ़े को या जिसको ज़्यादा नॉलेज होती है, आप उससे बोलते हैं कि यार सच में ये अरली का गन्ना है, एक बार गन्ना है, उसको आप आइडेंटिफाई करके देखो। तो वो वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन उसका करता है कि हाँ हाँ सच में यार ये चौंकने में भी ईजी है, उसकी ये जो पोई है वो भी लंबी लंबी है, सच में ये अरली का ही गन्ना है। तो वो कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन। एंड फिर ऑथेंटिकेशन करना, उसको सर्टिफाई करना। कई सारे आप मॉर्फोलॉजिकल उसको बाहर से देख करके चेक कर सकते हैं, या फिर उसका नेचर चेक करके या उसमें से रस निकाल करके आप पता कर सकते हैं। तो ये उसको हो गया ऑथेंटिकेशन करना। अब उसके बाद में आपने आगे क्या करना होगा, उसकी प्रोसेसिंग करनी होगी। प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है, देखो अब आपके पास गन्ना आ गया, आपने बीज सेलेक्ट कर लिया, अब उसको ना आपने कल्टीवेट करना है, यानी कि उसकी खेती करनी है, उसको बोना होगा। जो आपका खेत वगैरह है उसको आपने जुताई वगैरह करके उसको बो देना होगा। अब जो गन्ने की खेती होती है वो लंबी होती है, थोड़ा 10 महीने से लेकर के अब तब जा कर के आपकी फसल यहाँ पे पक करके रेडी होती है। जब आपके गन्ने यहाँ पे पक जाते हैं या रेडी हो जाते हैं, उसके बाद जब वो कटाई करते हैं उसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब गन्ना आपका बहुत सारा हो गया है, रेडी हो चुका है शुगर को बनाने के लिए। अब जो भी आपका रॉ मटेरियल है आप उसकी कटाई करोगे, कटाई करने के बाद अब जो गन्ना होता है उसके ऊपर से, यानी कि जो उसको हम हरा पार्ट बोलते हैं, जो कि भैंसों के लिए चारे के रूप में काम करता है, उसको हम अगोला भी कहते हैं। तो वहाँ पे उसको काटा जाता है, नीचे से भी उसकी सफाई की जाती है, एकदम
छोटी उसके बोले तो उसकी फंदी सी बनाई जाती है, जिसको हम गाँव की लैंग्वेज में बोलते हैं, और फिर उसको भर कर के किसी भी ट्रॉली में या बुग्गी में ले जा कर के मिल पर ले जाया जाता है, जहाँ पे जा कर के शुगर बनती है। अब ये जो सारी चीज़ जो हमने उसको काटा, उसको छाँटा, उसमें से हरे पार्ट को निकाला, उसकी सफाई करी, वो यहाँ पे प्रोसेसिंग कहा जाएगा। ठीक है, तब जा कर के आपके हाथ में गन्ना आएगा, वो आपका रॉ मटेरियल है। अब इस रॉ मटेरियल से आपकी चीनी बनेगी। अब आपको क्या समझ आया? वही कि अगर आपने कोई हर्बल प्रोडक्ट को बनाना है तो सबसे पहले आपने हर्ब को सेलेक्ट करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको ऑथेंटिकेट करना है, उसकी प्रोसेसिंग करनी है, तब जाके आपको यहाँ पे आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की। क्लियर हुआ? ये जस्ट इंट्रो सा था इस क्वेश्चन का। अब आपको ना सारा क्वेश्चन ये समझो समझ ही आ गया है। अब पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि हर्बल रॉ मटेरियल क्या होते हैं। वैसे तो मैंने अभी आपको बोला कि कोई भी प्रोडक्ट को बनाने का स्टार्टिंग मटेरियल, जिससे प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है, वही आपका हर्बल रॉ मटेरियल कहा जाता है। देखा है कि हर्बल रॉ मटेरियल आर द स्टार्टिंग मटेरियल विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हर्बल प्रोडक्ट। ठीक है, ये कोई भी रॉ मटेरियल में ये आपका कोई भी प्लांट का पार्ट हो सकता है, इसके पत्ते हो सकते हैं, लीव्स या रूट्स या उसका स्टेम या उसके फ्लावर वगैरह। ठीक है, अब देखो बाकी की जो स्टेप है वही है जो मैंने आपको बोला था कि अगर आपने कोई भी हर्बल प्रोडक्ट बनाना है तो उसमें ये सारी प्रोसेस होती हैं हर्बल रॉ मटेरियल तैयार करने के लिए। सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ हर्ब। आप हर्ब को सेलेक्ट करोगे कि आपने कौन सी वैरायटी का चाहिए, किस किस्म की आपने हर्ब चाहिए और किस पर्पज़ के लिए चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपने सेलेक्ट करना है। फिर उसको आइडेंटिफाई करना है कि हाँ क्या सच में ये वही है, और फिर उसको ऑथेंटिकेट भी करना है, सर्टिफाई करना है कि हाँ जी हाँ। कई सारे टेस्ट आपने करने होंगे, आपने बाहर से मोर्फोलॉजी भी उसकी चेक करनी होगी, तब आपने उसको ऑथेंटिकेट करना है। देन उसका आपने कल्टीवेशन करना है, उसकी खेती करनी होगी, उसको उसकी खेती होने के बाद में उसकी कटाई करनी होगी, उसको कलेक्ट करना होगा, एंड कलेक्ट करने के बाद उसको यहाँ पे उसकी साफ़ सफाई करनी होगी। उसमें से जो भी आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं वही लेनी है, जो फालतू का अनवांटेड पार्ट उसको कट करके बाहर निकाल देना होगा, और उसकी वॉशिंग करना या फिर उसकी सुखाई करना वो आपने यहाँ पे करना, वो आपकी प्रोसेसिंग कही जाती है हर्बल रॉ मटेरियल की। अब इसके बाद से आपका प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं यही आपने स्टेप बाय स्टेप बता देनी है। तो सबसे पहले आपकी यहाँ पे हेडिंग होगी सिलेक्शन ऑफ हर्ब। देखिए सिंपल यहाँ पे लिखा है कि द सिलेक्शन ऑफ हर्ब मीन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग सुटेबल प्लांट स्पीसीज या वेराइटी फॉर मेडिसिनल पर्पस एज पर फार्माकोपियन। कि सबसे पहले आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आपने जो है कौन सा प्लांट सेलेक्ट करना है, कौन सी वैरायटी का लेना है, और वो अपने फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपने उसका आइडेंटिफिकेशन करना है और ऑथेंटिकेशन करना है। आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग द करेक्ट एंड सुटेबल प्लांट या हर्ब स्पीसीज डेट यूज इन प्रोडक्शन ऑफ हर्बल मेडिसिन। कि हर्बल मेडिसिन में जो स्पीसीज या जो प्लांट आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप करेक्टली यहाँ पे एश्योर करें कि ये वही है या फिर नहीं है जो आपको चाहिए था। ठीक है, अब इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। आप उसको बाहर से उसकी मॉर्फोलॉजी चेक कर लो, जैसे कि मैंने गन्ने का एग्जांपल दिया था। गन्ने को आप जो है उसको चौंक करके या खा करके देख सकते हैं क्या वो ईजिली छिल जा रहा है, जो उसकी जो पोई सारी जो होती हैं, खोई जो वहाँ से छिली जाती है, और क्या वो बहुत ज़्यादा लंबा है या पतला है, वो कैसा, उससे आप कैरेक्टर को बाहर से देख सकते हैं। ऐसे ही सेकंड है कि माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। आप माइक्रोस्कोपी की मदद से उसकी सेल्स वगैरह की स्टडी करके उसका सारा कुछ पता कर सकते हैं। केमिकल टेस्टिंग भी आप कर सकते हैं, और क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि बहुत एडवांस आपकी टेक्निक है, जिनसे आप किसी भी अननोन सैंपल को पता कर सकते हैं। आप उसकी मदद से भी यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास कोई भी बीज आ गया, कोई भी हर्ब आ गई जो आपने सेलेक्ट कर ली, ऑथेंटिकेट कर ली। अब उसका आपने यहाँ पे कल्टीवेशन या बोलते तो खेती करनी होगी। अब खेती करने के लिए आपने जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो चाहिए होंगी, फर्टिलाइज़र चाहिए होंगे, आपके इंसेक्टिसाइड यानी कि खरपतवार नाशक आपके चाहिए होंगे, और जो आपके कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारने के काम आते हैं वो खाद वगैरह चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा रेगुलर। उसका मैनेज करने के लिए आपने इंटेंसिव केयर करनी होगी। तो सिंपल वही लिखना है कि कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट रिक्वायर्स इंटेंसिव केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, सॉइल, पेस्ट्स एंड इरीगेशन, यानी कि सिंचाई वगैरह आपने प्रॉपर करनी है। अब जब आपकी फसल मतलब कि कई महीनों बाद या एक साल बाद जब वो रेडी हो जाती है,
उसके बाद आपने हार्वेस्टिंग करनी है, यानी कि कटाई करनी होगी, उसका कलेक्शन करना होगा। तो लिखा है कि फॉर द कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट ए प्रॉपर टाइम शुड बी सेलेक्टेड, एक प्रॉपर टाइम आपने सेलेक्ट करना होता है। फसल आपने उसी टाइम पे काटनी है जिस टाइम पे वहाँ पे ज़्यादा यील्ड प्राप्त हो, यानी कि जो भी आप बना रहे हैं, जो भी आप प्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं, वो प्रोडक्ट आपको मैक्सिमम क्वांटिटी में मिले, उसी टाइम पे आपने फसल की कटाई करनी है। तो लिखा है कि हर्ब्स आर कलेक्टेड एट दैट टाइम व्हेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट यील्ड। ठीक है, जब आपको मैक्सिमम कंस्टिट्यूएंट जिस टाइम पे मिले उसी टाइम पे आपने कटाई करनी है। जैसे गेहूं की बात करें, गेहूं तब काटे जाते हैं जब वो पूरे सूखे से या बोल तो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। एंड अगर आप पहले उसको काट लोगे तो आपको प्रोडक्ट एकदम अच्छा नहीं मिलेगा और उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी भी यहाँ पे कम रहेगी। तो ये ऐसे ही सेम यहाँ पे काम करता है। सेकंड अगर पॉइंट क्या आप देखोगे कि ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ हर्ब्स स्किल्ड एंड ट्रेंड लेबर शुड बी एम्प्लॉयड, कि आपने देखो यहाँ पे लेबर की ज़रूरत पड़ेगी और ये जो आपकी लेबर होगी वो स्किल्ड और ट्रेंड होनी चाहिए। एंड अगर वहाँ पे कोई भी प्लांट है जिनमें ऐसी मतलब प्लांट में कई बार डिसीज़ भी हो जाती है, जो आप उगा रहे होते हैं, कई बार ईख में जो गन्ने हों वो खराब भी हो जाते हैं, तो आपने वो हैं चुन चुन के यहाँ पे अलग निकाल देने हैं। तो ये हो गया आपका कलेक्शन ऑफ हर्ब। अब आपके पास में देखो यहाँ पे जो आपके गन्ने हैं, जस्ट एग्जांपल समझो, आपके गन्ने हैं वो आपने ना नीचे से काट दिए हैं। ठीक है, अब उसको ऐसे ही डायरेक्ट उठा करके तो नहीं लिया जा सकता मिल पर, अब उसकी आपने प्रोसेसिंग करनी होगी, उसकी साफ़ सफाई करनी होगी, उसकी फंदी वगैरह बनानी होगी और उसको एकदम बांध करके अच्छे से रखना होगा, तब बुग्गी में या फिर किसी ट्रैक्टर वगैरह से आपने वहाँ पे मिल पर ले जाना होगा। तो यहाँ पे देखोगे वही कही जाती है प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल। प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेजेस आफ्टर हार्वेस्टिंग, यानी कि कटाई करने के बाद की जो स्टेप्स होती हैं उनको हम प्रोसेसिंग बोलते हैं। जो कि यहाँ पे दो प्रोसेसिंग यहाँ पे होती हैं। प्राइमरी प्रोसेसिंग जो कि जस्ट हार्वेस्टिंग के बाद की जाती है, जो बहुत ज़रूरी होती है। सेकेंडरी प्रोसेसिंग जो आप ऐसे बोल सकते हैं प्राइमरी प्रोसेसिंग के बाद की जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा या बोल तो कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करने के लिए अपने प्रोडक्ट में या अपने रॉ मटेरियल में है। ये ज़रूरी भी नहीं होती हैं, लेकिन ये मस्ट हैं, ये होनी ही चाहिए, रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसमें है जिसकी प्राइमरी प्रोसेसिंग में गार्बलिंग, जिसको हम क्लीनिंग भी बोलते हैं, फिर है वॉशिंग, बॉइलिंग या पर बॉइलिंग, लीचिंग एंड ड्राइंग। अगर बात करें सेकेंडरी के अंदर, इसमें है आपका कटिंग, जिसको हम सेक्शनिंग भी बोलते हैं, और एजिंग या स्वेटिंग, बैंकिंग, बॉइलिंग या स्ट्रीमिंग, स्टर फ्राइंग, फ्यूमिगेशन एंड एक्सट्रैक्शन। पहले हम प्राइमरी प्रोसेसिंग देखते हैं, फिर हम सेकेंडरी प्रोसेसिंग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी प्रोसेसिंग देखो लिखा है कि प्राइमरी प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स इनिशियल स्टेप डायरेक्टली आफ्टर हार्वेस्टिंग। कटाई करने के बाद तुरंत जो स्टेप्स आती हैं, जैसे कि आपने गन्ना नीचे से काट दिया, अब नीचे से जैसे आप काटोगे, अब नेक्स्ट स्टेप आती है कि ऊपर जो हरा हरा पार्ट है ना उसको हटा दो, उसमें से जो पताई वगैरह होती है उसको रिमूव कर दो, यानी कि अनवांटेड पार्ट या जो भी मिट्टी वगैरह वहाँ से लगी होती है उसको आप वहाँ से हटा दो। तो वही स्टेप है गार्बलिंग। गार्बलिंग का मतलब होता है क्लीनिंग, यानी कि जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव कर देना, अनवांटेड पार्ट को रिमूव कर देना, डर्ट या सैंड वगैरह जो लगी होती है उसको हटा देना, वो यहाँ पे गार्बलिंग या क्लीनिंग कहा जाता है। लिखा है कि गार्बलिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज़, अनवांटेड पार्ट्स, डर्ट, सैंड एंड फॉरेन सब्सटेंस फ्रॉम द हर्ब। क्लियर हो गया। उसके बाद जो भी आपकी हर्ब है, जो भी आपका प्रोडक्ट वहाँ पे या रॉ मटेरियल है, उसकी आपने फिर धुलाई करनी है जो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो नेक्स्ट लिखा है कि आफ्टर गार्बलिंग जो हर्बल रॉ मटेरियल है वो अपने वॉश करना है, ताकि जो भी डर्ट है, जो भी ट्रेसेस हैं, इम्प्योरिटीज़ को वहाँ से रिमूव हो जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हो रही हैं। पहले वहाँ से आपने सफाई करी, फिर उसको अच्छे से यहाँ पे धोना है, उसके बाद आपने यहाँ पे ना पर बॉइलिंग करनी है। पर बॉइलिंग का फुल फॉर्म है पार्शियली बॉइलिंग। पार्शियली का मतलब होता है थोड़ा सा या आधा अधूरा, आपने उसको ना बॉईल करना है। अब बॉईल करने की या उसको उबालने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? देखो, जो आपकी हर्ब है ना, जो आपके जो आपके रॉ मटेरियल हैं, उसमें कुछ माइक्रोब भी हो सकते हैं, कई बार इंसेक्ट भी लगे होते हैं। तो अगर आप उसको उबाल दोगे पानी में, तो इंसेक्ट वगैरह, माइक्रोब वगैरह वहाँ पे मर जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हाई टेम्परेचर पे वो मर जाते हैं। तो सिंपल वही इसका ऑब्जेक्ट है कि आफ्टर वॉशिंग सम हर्बल रॉ मटेरियल आर पुट इन बॉइलिंग वाटर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू रिमूव इंसेक्ट या मोल्ड्स, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड पर बॉइलिंग। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से मोल्ड्स को या इंसेक्ट को मारने के लिए यहाँ पे आपने पर बॉइलिंग करनी है। उसके बाद आपने लीचिंग करनी है। लीचिंग का मतलब होता है कि जो आपका मटेरियल है, रॉ मटेरियल, उसको ना एक बहते हुए पानी में रख देना है, ताकि जो उसकी गंदगी है वो निकल के उससे रिमूव हो जाए। उसको हम निक्षालन भी बोलते हैं। लीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग हर्बल रॉ मटेरियल अंडर रनिंग वाटर टू रिमूव इम्प्योरिटीज।
क्लियर हुआ। अब लास्ट में जो आपका जो प्रोडक्ट है, सॉरी मैं प्रोडक्ट बोल दे रहा हूँ, यानी कि जो आपका रॉ मटेरियल है वो यहाँ पे गीला हो गया होगा। अब उसको ना सुखाना है आपने, तो सुखाने के आप कई तरीके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सन ड्राइंग, डायरेक्टली सूरज की रेज में या उसके सामने आप यहाँ पे रख सकते हैं, है ना। सेकंड है शैडो ड्राइंग। शैडो का मतलब क्या होता है, यानी कि छाया में, कि कई सारे आपके रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि मतलब कि डायरेक्ट लाइट से वो ख़राब वगैरह हो सकते हैं। तो आपने ना ऐसे ही शैडो में रख देने हैं कम से कम 15-20 दिन या महीनों भर, तब जा कर के वो ईजिली सूख पाते हैं। लास्ट में है आर्टिफिशियल ड्राइंग। आर्टिफिशियल तरीके होते हैं इसके ओवन में रख देना या किसी ड्रायर में रख देना, तो ये इसके तरीके हैं। तो ये होगी आपकी प्राइमरी प्रोसेसिंग जो कि मस्ट करनी ही होती है। इसके बाद भी अब आप नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट को बनाने में। लेकिन यहाँ पे कई बारी सेकंड प्रोसेसिंग भी की जाती है, सेकेंडरी प्रोसेसिंग। लिखा है कि सेकेंडरी प्रोसेसिंग ऑकर्स आफ्टर प्राइमरी प्रोसेसिंग। ये प्राइमरी प्रोसेसिंग के बाद होती हैं, जिससे क्या होता है आपका जो प्रोडक्ट है उसमें न्यू वैल्यू, कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड हो जाती है और उसका रिफाइनमेंट हो जाता है, वो थोड़ा और वैल्यूबल वहाँ पे बन जाता है। इसमें देखिए सबसे पहले जो प्रोसेस है देखिए वो है कटिंग या सेक्शनिंग। यानी कि जो भी आपका मटेरियल है, रॉ मटेरियल, आप उसको ना छोटे छोटे पार्ट में कट कर सकते हैं ताकि आप उसको ईजिली स्टोर कर सकें या ट्रांसपोर्ट कर सकें। जैसे कि वही गन्ने वाली बात, अगर गन्ने ज़्यादा लंबे लंबे हैं उसको छोटे छोटे पार्ट में कट कर दो, ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये सेकेंडरी प्रोसेसिंग हुई, मतलब कि ज़रूरी भी नहीं है और कई बार ज़रूरी भी हो जाती हैं। तो लिखा है कि आफ्टर ड्राइंग रॉ मटेरियल इज़ प्रोसेस्ड बाई कटिंग इनटू स्मॉलर साइज, या फिर आप उसके कलर के बेसिस पर या मैच्योरिटी के बेसिस पर भी सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एजिंग या स्वेटिंग। कई सारे आपके ना रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको हार्वेस्टिंग करने के तुरंत बाद, यानी कि कटाई करने के तुरंत बाद यूज़ नहीं कर सकते। उनको कुछ साल तक या कुछ महीनों तक ना स्टोर करके रखना होता है। तो वही जो है रखने की प्रोसेस एजिंग कही जाती है। एजिंग का मतलब है कि उसकी एज को बढ़ा देना, या बोलते हो थोड़ी टाइम तक उसको स्टोर करके रखना, तब जा करके यूज़ करना। एजिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द रॉ मटेरियल फॉर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड आफ्टर हार्वेस्टिंग। क्लियर हो गया। उसके बाद है बैंकिंग या रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब होता है कि जो भी आपका रॉ मटेरियल है उसको ना आपने थोड़ी थोड़ी हीट पर ना उसको ना उसमें ओवन में उसको घुमाना है, या उसको ना थोड़ा इतना गर्म करना है कि उसका कलर चेंज हो जाए। जैसे कि कई बार हम गेहूं वगैरह को भी गर्म करते हैं, है ना, जो बनाते हैं हम खाने के लिए, गेहूं वगैरह कई बार कढ़ाई में गर्म किया जाते हैं, उनके कलर वगैरह चेंज हो जाता है। तो उससे हम वही चीज़ यहाँ पे करने की, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ड्रग हीटिंग वेयर हर्बल रॉ मटेरियल हीटेड इन ओवन अंटिल डेवलप से स्पेसिफिक कलर। अभी जो प्रोसेस है ना ये ऑप्शनल होती हैं, मतलब कि ये ज़रूरी नहीं कि हर एक के लिए सेम यही यूज़ कीजिए। किसी को एजिंग की ज़रूरत होती है, किसी को यहाँ पे बैंकिंग या रोस्टिंग की ज़रूरत होती है, किसी को बॉइलिंग की ज़रूरत होती है, किसी को यहाँ पे स्टर फ्राइंग की ज़रूरत होती है, और किसी को यहाँ पे आपका फ्यूमिगेशन की ज़रूरत होती है। तो ये हर एक पर्टिकुलर आपकी हर्बल मेडिसिन के लिए, हर्बल प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ये होता है। ठीक है। अब सेकेंड आपका बॉइलिंग या स्ट्रीमिंग। इसमें क्या होता है कि आपका जो ड्रग मटेरियल होता है उसको हम वाटर में बॉईल कर देते हैं, या कई अदर सॉल्वेंट जैसे कि आपका विनेगार जो होता है उसमें कर देते हैं, वाइन में या मिल्क वगैरह में भी आप यहाँ पे बॉईल कर सकते हैं, ताकि उसकी एफिकेसी बढ़ सके, या वो उस पर्टिकुलर चीज़ के द्वारा के लिए ही वो बनाया जा रहा हो, उस प्रोसेस में वो हम यहाँ पे सारा कुछ कर देते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे वो है स्टर फ्राइंग। इसमें क्या होता है कि जो आपका हर्बल रॉ मटेरियल है उसको हम एक पॉट में, जो कि एक मतलब कि रहता है बर्तन टाइप सा, उसमें हम रख देते हैं, उसको हम फ्राई करते हैं, नीचे हीट लगा करके उसको कंटिन्यूसली ना स्टर किया जाता है, घुमाया जाता है, ताकि वो अच्छे से वहाँ पे मतलब कि कलर चेंज करे या उसमें एक अलग उसकी क्वालिटी डेवलप हो जाए। तो ये आपका स्टर फ्राइंग कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे हम एक गैस का यूज़ करके अपने जो प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल है उस पर डालेंगे, और जो कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या स्पेसिफिक रॉ मटेरियल के लिए ही किया जाता है। लिखा है कि समटाइम्स हार्वेस्टेड रॉ मटेरियल अंडरगो फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन का मतलब होता है जो मतलब कि धुआं देना, जैसे कि गैस होती है ना, गैस को वहाँ पे मारा जाता है, या तो उसको वहाँ पे छोड़ा जाता है। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, या किसी और गैस का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में है आपका यहाँ पे एक्सट्रैक्शन। ये यहाँ पे मेन स्टेप है। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो आपका रॉ मटेरियल है उससे उसके मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट को बाहर निकाल लेना। जैसे कि आपका यहाँ पे बात करें, आपकी हल्दी है, हल्दी में जो मेन केमिकल है ना वो कुरकुमिन है।
कुरकुमिन को किसी सॉल्वेंट की मदद से बाहर निकाल देना, अलग कर देना, वही आपका एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। जैसे कि आपका गन्ना है, गन्ने में जो आपका मेन केमिकल वो आपका रस है, वहाँ पे ग्लूकोज या जो भी कार्बोहाइड्रेट है वहाँ पे उसको किसी मशीन के द्वारा उसको निचोड़ करके बाहर निकाल देना, वो आपका यहाँ पे एक्सट्रैक्शन कहा जाएगा। तो एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन हर्बल रॉ मटेरियल या प्लांट व यूजिंग स्पेसिफिक सॉल्वेंट। अलग अलग सॉल्वेंट का यूज़ करके हम यहाँ पे करते हैं। और ये कई सारी प्रोसेस से किया जाता है, जैसे डिकॉक्शन जिसमें हम बॉइलिंग वाटर में अपने मटेरियल को छोड़ देते हैं, मैसेरेशन से भी किया जाता है, परकोलेशन से भी करते हैं, इन्फ्यूजन से भी कर सकते हैं, और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन से भी करते हैं। ये अपने ना 5th सेमेस्टर में फार्मेकोनॉमिक्स की लास्ट यूनिट में यहाँ पे पढ़ोगे, 5th यूनिट में वही सारे मेथड हैं एक्सट्रैक्शन के। तो इस तरीके से अभी आपने क्या समझा है कि अगर कोई आप रॉ मटेरियल तैयार कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो आपने वो कैसे तैयार करना होगा, यहाँ पे कैसे उसको सेलेक्ट करना है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, ऑथेंटिकेट उसको कैसे करना है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, कौन कौन सी है, वो सारा कुछ हमने यहाँ पे लॉन्ग में इस क्वेश्चन को कवर कर लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद देखिए हम बात करते हैं जो नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन है वो शॉर्ट में यहाँ पे पूछा जाता है, वो है डिफाइन बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि शॉर्ट में 2 मार्क्स में पूछा है। देखिए बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। जिसकी अभी जो है ना हमारा कुछ जो जनरेशन की बात करें, यहाँ पे जो फसलें उगाई जा रही हैं बहुत सारे फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे केमिकल, बोलते हैं ना कि यार आजकल तो सब्जियों में कोई टेस्ट ही नहीं रहा है, नए नए केमिकल यूज़ किए जा रहे हैं। आजकल तो फसलों में टेस्ट ही नहीं रहा, रोटियों में स्वाद ही नहीं आता, अलग अलग केमिकल यूज़ किए जा रहे हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ किए जा रहे हैं या इंसेक्टिसाइड यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, आज से कुछ सालों पहले यानी कि कम से कम 80 साल 60 साल पहले जब बहुत कम फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते थे सिंथेटिक वाले, या इंसेक्टिसाइड बहुत कम यूज़ किए जाते थे, तो जो फसलें जो होती थी, जो सब्ज़ी जो होती थी, उनका अलग ही टेस्ट आता था। बोलते थे सारी जो नेचुरल चीज़ें हैं, आपने अक्सर जो बड़े-बूढ़े होंगे दादा-दादी या पापा को भी कई बार सुना होगा कि हमारे टाइम पे ना अलग ही उनमें स्वाद होता था। तो उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि जब हम किसी भी आपके सिंथेटिक आपका फर्टिलाइज़र या हुआ इंसेक्टिसाइड या आपके ग्रोथ हार्मोन का बिना यूज़ किए आप फसलिंग करते हैं या सॉरी फार्मिंग करते हैं, तो वो आपका यहाँ पे बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। सिंपल देखो, आप डेफिनेशन पढ़ोगे ना क्लियर हो जाएगा कि बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर इज ए मेथड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन विच वी अवॉइड्स द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर। जो सिंथेटिक नए नए टाइप की जो फर्टिलाइजर है ना, उनको हम यहाँ पे अवॉइड करते हैं, पेस्टिसाइड को अवॉइड करते हैं, हम ग्रोथ हार्मोन को भी यहाँ पे अवॉइड करते हैं। और हम किस पे रिले करते हैं, या ये जो फार्मिंग है वो किस पर वेस्ट होती है, लिखा है कि ऑन द मैन्योर ऑफ एनिमल यानी कि जो गोबर वगैरह होता है ना, जो पशुओं से जो आपका खाद मिलता है, इसको हम हरित खाद भी कई बार बोल देते हैं, है ना। ऐसे ही जिसको हम एक और आपका होता है ग्रीन मैन्योर। आपने देखा होगा ना कई बार गांव में कि जैसे फसल लगाने से पहले उसमें एक, इस पे मेरे को पर्टिकुलर नेम याद नहीं है, वो एक हरा हरा सा वहाँ पे प्लांट उगाए जाते हैं, फिर उनको कटाई करके उसी में जोत दिया जाता है मिट्टी में ही, ताकि जो उसकी शक्ति है मिट्टी की वो वहाँ पे बढ़ते, जो कि ग्रीन मैन्योर होता है। तो ये उस पर डिपेंड करता है। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि आपकी बार धान, आपके उसके बाद आपका गेहूँ, फिर उसके बाद ईंख, या बार बार उसको रोटेट करना, ताकि जो है मिट्टी की जो शक्ति है वो यहाँ पे बरकरार रहे। क्रॉप रेसिड्यू का यूज़ करना फर्टिलाइजेशन या ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे जस्ट आपने समझा कि यहाँ पे हम फर्टिलाइज़र वगैरह या किसी इंसेक्टिसाइड वगैरह को छोड़ करके हम ओनली डिपेंड कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज पर। तो यही फार्मिंग आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग कही जाती है। अब ऐसा हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कि इन दिस मेथड फार्म इज कंसिडर्ड एज लिविंग सिस्टम, कि इस मेथड में ना बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर में जो आपका जो फार्म है, जो आपका खेत है, जो आपके प्लांट हैं, उनको भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में समझा जाता है, कि उसको वही चीज़ें दी जाएँ जो उसके लिए फ़ायदेमंद हों। जिसकी जो ग्रीन मैन्योर है, ग्रीन खाद है, हरित खाद है, वो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, फिर बाद में हमको भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो वही यहाँ पे उसको एज ए यहाँ पे लिविंग सिस्टम कंसिडर किया जाता है। अगर हम वर्ड को ब्रेक करके देखें, जिसकी बायोडायनेमिक, इसका मतलब होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्लांट, जीव जंतु कोई भी। डायनेमिक का मतलब होता है एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हुआ वर्ड का, तो यहाँ पे लिखा है कि बायोडायनेमिक फार्मिंग इंडिकेट्स वर्किंग विद एनर्जीज दैट क्रिएट एंड मेंटेन लाइफ, कि यहाँ पे हम उन एनर्जीज के साथ फार्मिंग करते हैं जो कि लाइफ को क्रिएट करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। मतलब कि वही हरित खाद हो गया, पशु का खाद हो गया, या फिर आपके जो भी क्रॉप रोटेशन वगैरह हो गया, यानी कि एक टाइप की एनर्जी है जो कि
किसी दूसरी लाइफ को क्रिएट करती हैं और लाइफ को मेंटेन करती हैं, अपनी भी, प्लांट की लाइफ को भी और हमारी लाइफ को भी। तो ये हो गया बायोडायनेमिक फार्मिंग। क्लियर हो गया शॉर्ट में, ये आपने शॉर्ट में इस तरीके से समझ लेना है। अब देखिए नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन बनता है, देखिए वो है डिफाइन बायो पेस्टिसाइड्स या बायो इंसेक्टिसाइड विद एग्जाम्पल, जो कि शॉर्ट में 2 मार्क्स में यहाँ पे पूछा जाता है। यहाँ पे आप देखोगे बायो पेस्टिसाइड या बायो इंसेक्टिसाइड। देखो हम वर्ड को ब्रेक करते हैं, पहले हम समझते हैं बायो पेस्टिसाइड। बायो आप जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड पेस्टिसाइड जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, पेस्ट एंड साइड। पेस्ट का मतलब होता है अनवांटेड एनिमल और प्लांट इन क्रॉप। आपने जब कभी फसल उगाई हो या देखी हो उगते हुए, तो उसमें कई सारे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, या कई बार ऐसे प्लांट भी उगाते हैं जो हमें ज़रूरत नहीं होती, उनको हम अनवांटेड प्लांट बोल सकते हैं या अनवांटेड हर्ब बोल सकते हैं। तो वही ना पेस्ट कहे जाते हैं। ये हमारी ना फसल जो हमारे मेन प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी को और उसकी क्वालिटी को कम कर देते हैं, क्योंकि जो भी हम खाद वगैरह लगाते हैं, पानी लगाते हैं, सारा कुछ यही खा जाते हैं। कीड़े मकोड़े हमारे पेड़ों को कमज़ोर कर देते हैं, तो वो आपके ना पेस्ट कहे जाते हैं। साइड बोले तो किलर, यानी कि उनको मारने वाला। कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कोई भी ऐसा केमिकल या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि उन्हीं पेस्ट को, यानी कि अनवांटेड प्लांट या जो भी आपके कीड़े मकोड़े हैं उनको मारने के लिए यूज़ किया जाता है, वो आपका पेस्टिसाइड कहा जाता है। अभी आपने सिंपल इसका मतलब समझा, पेस्टिसाइड। अब बायो का मतलब है कि ऐसा पेस्टिसाइड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता हो, किसी प्लांट से ही मिलता हो या किसी जंतु से ही मिलता हो, तो वो आपका बायो पेस्टिसाइड कहा जाएगा, है ना। यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, सिंथेटिक यानी कि केमिकल वाले, और आपके नेचुरल सोर्स वाले। तो ये नेचुरल सोर्स वाले यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। तो लिखना है कि बायो पेस्टिसाइड आर दोज सब्सटेंस विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म that are used to kill unwanted plant and animals in the crop during cultivation, है ना, सिंपल समझने के लिए। तो इसका एग्जांपल आपने एक तो ध्यान रखने दे कि वो है आपका बैसिलस और थ्यूरीगिनेंसिस। ये बैक्टीरिया का नेम है, जो कि एक टाइप का ना टॉक्सिन या बोलते केमिकल रिलीज करता है, जो कि बहुत ज़्यादा घातक होता है किसके लिए, जो अनवांटेड प्लांट या फिर आपके कीड़े मकोड़े होते हैं। ऐसे ही नीम ऑयल है, बेकिंग सोडा है, कैनोला ऑयल है, तो ये जो है आपकी बायो पेस्टिसाइड के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि नोट करके बायो इंसेक्टिसाइड ओनली किल्स इंसेक्ट। देखो ये जो बायो पेस्टिसाइड है ना, पेस्टिसाइड में देखो यहाँ पे अनवांटेड एनिमल भी आ रहे हैं कैटेगरी में, और यहाँ पे प्लांट भी आ रहे हैं, मतलब ये एक ब्रॉड टर्म है। लेकिन इंसेक्टिसाइड की अगर हम बात करें तो स्पेशली ये कीड़े मकोड़ों को ही मारता है, लेकिन बायोपेस्टिसाइड ये कीड़े मकोड़ों को भी मारता है, और अनवांटेड जो आपके प्लांट ग्रो कर जाते हैं ये उनको भी मारता है। तो ये हो गया बायोपेस्टिसाइड और बायो इंसेक्टिसाइड का डेफिनेशन, और एग्जाम्पल यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही होने वाले हैं। ठीक है, एंड इसके बाद देखिए हम बात करते हैं जो आपका क्वेश्चन है, देखिए वो है राइट ए नोट ऑन ट्रेडिशनल और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो कि स्पेशली आपने ना आयुर्वेदा और सिद्धा को डिटेल में यहाँ पे समझाना, जो कि पूछे जाते हैं 7 या फिर 10 मार्क्स में क्वेश्चन आपका बनता है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा चैप्टर है, इसमें वो है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसमें ना आपने ना उसके बेसिक प्रिंसिपल ही बताने हैं, जिसकी आयुर्वेदा का, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी। यहाँ पे ना मोस्टली 3 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आयुर्वेदा, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो इस क्वेश्चन में हम आयुर्वेदा एंड सिद्धा को कवर करेंगे, एंड होम्योपैथी को हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कवर करेंगे। तो पहले हम समझते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहने का मतलब क्या है, या इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहने का मतलब क्या है। ट्रेडिशनल मतलब कि जो प्राचीन है या परंपरागत, यानी कि जो बरसों से चले आ रहे हैं, क्योंकि जो आपका एलोपैथिक जो सिस्टम है ना, अंग्रेजी जो दवाइयाँ जो हैं वो अभी कुछ 1-2 शतकों पहले से ही वो स्टार्ट हुए हैं। तो ये आपके ट्रेडिशनल सिस्टम जो बहुत पुराने सिस्टम्स हैं मेडिसिन प्रैक्टिस करने वाले, तो वही आपके ट्रेडिशनल कहे जाएंगे। जिसके लिए है कि दीज आर एनसेंट सिस्टम विच डेवलप्ड एंड प्रैक्टिस्ड ओवर सेंचुरीज एंड नाउ यूज्ड एज अल्टरनेटिव ऑफ एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जो बहुत पुराने सिस्टम है और आजकल ये जो है ना अल्टरनेटिव के रूप में, यानी कि एक ऑप्शन के रूप में यूज़ किए जाते हैं एलोपैथिक को देखते हुए। ठीक है, एंड आजकल अगर हम देखें तो ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर तो 80% जो पॉपुलेशन है वो इन्हीं सिस्टम पे डिपेंड है, जिसकी आयुर्वेदा हो गया, सिद्धा हो गया, यूनानी हो गया, या होम्योपैथिक आपका हो गया। तो यहाँ पे देखिए 4 आपके ट्रेडिशनल मैन यहाँ पे आपके होने वाले हैं, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी। इसमें इस क्वेश्चन में हम आयुर्वेदिक और सिद्धा को देखेंगे, एंड यूनानी इतना खास नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम होम्योपैथी के बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहने का मतलब क्या है कि ऐसे सिस्टम जो कि या तो इंडिया में ही ओरिजिनेट हुए हों, इंडिया से ही वो डेवलप हुए हों, या फिर इंडिया में आकर के वो फेमस हो गए हों, या उसकी ही संस्कृति में वो मिल गए हों, वो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहे जाते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आयुर्वेदिक सिस्टम या आयुर्वेदा के बारे में। सिंपल आपने ना वर्ड को ब्रेक करना है।
आयुर प्लस वेदा। आयुर का मतलब होता है लाइफ एंड वेद या वेदा का मतलब होता है यहाँ पे साइंस यानी कि नॉलेज। तो आयुर्वेदा मीन्स साइंस ऑफ लाइफ या नॉलेज ऑफ लाइफ, यानी कि जो हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसको जीना, अच्छे ढंग से जीने की साइंस को ही ना हम आयुर्वेद कहते हैं। अब ये क्या है, कैसे ये सारा काम करता है, वैसे तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि यहाँ पे हम नेचुरल जो ऑब्टेंड अपनी जो सारी मेडिसिन है उनका ही यूज़ करते हैं। क्या प्रिंसिपल हैं वो आपने यहाँ पे समझने हैं। तो पहले तो आपने यही लिखना है अच्छे से डिफाइन करके कि आयुर्वेदा इज़ अ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो ओरिजिनेट हुआ है इंडिया में ओवर 3000 ईयर्स अगो, लगभग 3000 साल पहले, इन अबाउट 900 BC। ठीक है। इट फोकस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज बाय नेचुरल रेमेडीज, लाइफ स्टाइल प्रैक्टिसेस एंड डाइटरी सप्लीमेंट या रिकमेंडेशंस। तो यहाँ पे जो डिसीज ठीक की जाती है ना वो नेचुरल रेमेडीज का यूज़ करके की जाती हैं, या लाइफ स्टाइल में चेंजेस करके या उसकी प्रैक्टिस करके, या कुछ डाइटरी रिकमेंडेशन से वो ठीक की जाती हैं। एंड एक आपके हैं चरक या चरका, यहाँ पे इंग्लिश में चरका लिखा हुआ है। चरक वाज नोन एज फादर ऑफ आयुर्वेदा हु मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन आयुर्वेदा एंड रोट चरक संहिता बुक। कि चरक जो है ना उनको हम फादर ऑफ आयुर्वेदा के नेम से जानते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है आयुर्वेदा को डेवलप करने में, और उन्होंने एक बुक लिखी थी चरक संहिता। तो इतना आपने थोड़ा याद रखना है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल के बारे में। तो आयुर्वेद जो होता है ना वो 3 प्रिंसिपल पे बेस्ड है। वो कैसे मेडिसिन डिसीज़ को ठीक करता है, कैसे सारा कुछ होता है, वो यहाँ पे 3 प्रिंसिपल हैं। तो 3 प्रिंसिपल यहाँ पे हैं, पंच महाभूत, त्रिदोषा एंड गुण रस सिद्धांत। अगर बोले तो ये हिंदी या संस्कृत के वर्ड हैं, जिसकी पंच महाभूत, त्रिदोष यानी कि त्रिदोष एंड गुण रस सिद्धांत। तो पंच महाभूत में देखो 5 महाभूत, पंच बोले तो 5, महाभूत का मतलब होता है एलिमेंट यानी कि 5 एलिमेंट। तो पृथ्वी यानी कि अर्थ, जल, वायु, अग्नि, आकाश, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, इसका ये पंच महाभूत या तो 5 एलिमेंट होते हैं, ये उस पर बेस्ड होता है। सेकंड त्रिदोष थ्योरी होती है जिसमें बटा, पित्त, कफा। बटा का मतलब होता है बात, यानी कि यहाँ पे वायु की बात हो रही है, पित्त यानी कि तप्त, यहाँ पे अग्नि की बात हो रही है, एंड कफ। तो यहाँ पे त्रिदोष थ्योरी होती है। एक आपकी गुण रस सिद्धांत। गुण रस सिद्धांत का मतलब यहाँ पे 5 गुण होते हैं किसी भी मेडिसिन में। तो रस, गुण, वीर्य, विपाका, प्रभाव। तो ये सारे ना इसके क्या हो गए, प्रिंसिपल हो गया। हम बारी बारी से तीनों को समझ लेते हैं, वही आपने यहाँ पे लिखना होगा। तो पहला देखिए यहाँ पे हुआ है पंच महाभूत के सिद्धांत या पंच महाभूत। तो लिखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट बिलीव्स दैट द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट विच नोन एज पंच महाभूत एंड दे आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इन बैलेंस फॉर्म। इस थ्योरी का मानना ये है कि जो पूरा जो यूनिवर्स है ना, पूरा जो संसार, वो 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, पंच महाभूत जिनको हम यहाँ पे बोल सकते हैं। एक है पृथ्वी। पृथ्वी इंडिकेट करता है सॉलिड पार्ट को, अभी मैं आपको बताऊंगा। जल जो कि फ्लूइड को इंडिकेट करता है, वायु गैस को इंडिकेट करता है, अग्नि जो कि डाइजेशन को इंडिकेट करता है, एंड आकाश आपका स्पेस को इंडिकेट करता है। अगर हम इसको बात करें तो पूरा यूनिवर्स भी इनसे मिलकर बना है, हमारी बॉडी भी इन्हीं से मिलकर बनी है। जिसके अगर हम बॉडी के रेस्पेक्ट में देखें तो यहाँ पे पृथ्वी जो सॉलिड को इंडिकेट कर रही है ना, वो हमारे सॉलिड पार्ट, जैसे आपकी बोन्स होगी, आपकी मसल्स होगी, उनको इंडिकेट कर रही है। जल जो इंडिकेट कर रहा है आपकी फ्लूइड, जैसे आपका ब्लड हो गया, आपका लिम्फ हो गया, आपका म्यूकस हो गया, तो ये उसको इंडिकेट कर रहा है। वायु इंडिकेट कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर जो गैस है, अलग अलग टाइप की, जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या और भी यहाँ पे बनती हैं, उनको इंडिकेट कर रहा है। अग्नि जो इंडिकेट कर रहा है ना, वो जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, जिसके डाइजेशन हो रहा है, या जो भी यहाँ पे नर्व्स जो अपने जो भी केमिकल सिग्नल भेज रही हैं, वो सब इसी के अंदर आता है। एंड आकाश यानी कि जो भी स्पेस है आपकी बॉडी में। तो ये जो सारे जो एलिमेंट है ना, यानी कि जो पंच महाभूत हैं, ये बैलेंस में रहते हैं हमारी बॉडी में। अगर इनमें इम्बैलेंस थोड़ा भी होता है तो हम बीमार हो जाते हैं, अगर बैलेंस रहता है तो हम एकदम हेल्दी रहते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे लिखा है कि इन आयुर्वेदा इम्बैलेंस इन दीज एलिमेंट आर बिलीव टू लीड टू डिसीज। अगर इनमें इम्बैलेंस हो जाता है मतलब कि आपको डिसीज़ हो गई है। ठीक है। अब दूसरी थ्योरी वो है त्रिदोष थ्योरी। इसको हम त्रिगुण थ्योरी भी बोल देते हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। त्रिदोष का मतलब कि 3 दोष। ठीक है। तो दोष यानी कि कमियां या कुछ खराब हो जाना। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द 5 बेसिक एलिमेंट यानी कि पंच महाभूत जो भी आपने देखे हैं ना, पांचों के पांचों महाभूत, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बोले 3 अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में साथ साथ होते हैं बॉडी में। लिखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द 5 बेसिक एलिमेंट एग्जिस्ट इन ह्यूमन बॉडी इन 3 डिफरेंट फॉर्म विच टुगेदर नोन एज त्रिदोषा। कि 5 जो महाभूत हैं
वो हमारी बॉडी में ना 3 डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, और उन तीनों को ही हम यहाँ पे त्रिदोष बोलते हैं। एक आपका बटा, पित्त एंड कफा। बता जैसे कि मैंने बोला, जिसको हिंदी में बात बोलते हैं, बात बात का मतलब होता है एयर यानी कि वायु। तो यहाँ पे इसके अंदर आते हैं दो, स्काई एंड एयर। स्काई आपका यहाँ पे यानी कि आकाश, स्काई, एंड यहाँ पे आपका एयर यानी कि गैस, ये यहाँ पे वायु। तो इन दोनों से मिलकर के आपका वटा बनता है। पित्ता, पित्ता जैसे कि मैंने बोला फायर, इसमें फायर प्लस वाटर आते हैं। कफा, इसमें वाटर प्लस अर्थ यानी कि सॉलिड पार्ट आता है। तो ये जो है हमारे सारे के सारे पंच महाभूत इन तीनों फॉर्म में होते हैं, और ये बैलेंस फॉर्म में होते हैं। अगर इनमें थोड़ा भी इम्बैलेंस होता है, मतलब कि आपकी बॉडी को डिसीज या उसको आपकी कंडीशन डिसीज वाली कही जाएगी। तो लिखा है कि दिस त्रिदोष व्हेन प्रेजेंट इन बैलेंस्ड फॉर्म इन बॉडी, सो बॉडी कंसिडर्ड हेल्दी, बट इफ दीज त्रिदोषा आर इम्बैलेंस, सो बॉडी कंसिडर्ड एज डिसीज कंडीशन। क्लियर हो गया। तो अगर ये इम्बैलेंस हो जाती है तो डिसीज़ है, अगर बैलेंस फॉर्म में है तो डिसीज़ नहीं है। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल वो है गोनोरा सिद्धांत। तो लिखा है कि दीज आर कंसिडर्ड एज 5 फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द्रव्य। द्रव्य बोले तो यहाँ पे ड्रग की बात कर रहे हैं कि ये जो गुणरस सिद्धांत ने 5 अलग अलग एक फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इंडिकेट करते हैं ड्रग के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को। जिसके रस का मतलब होता है यहाँ पे टेस्ट, यानी कि आपकी जो मेडिसिन है उसका टेस्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद गुण यानी कि उसकी क्वालिटी, उसकी एक्टिविटी। वीर्य यानी कि उसके अंदर की पोटेंसी, पावर। विपाक बोले तो एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, जब उसका पूरा डाइजेशन वगैरह हो जाता है तो एंड में क्या प्रोडक्ट बन रहा है वो। एंड प्रभाव, प्रभाव मतलब कि थेराप्यूटिक एक्शन। तो इस तरीके से ये तीनों जो है ना इसके प्रिंसिपल हो गए, कैसे ये सारा काम करता है आपका आयुर्वेदा। और आयुर्वेदा है क्या, इतना आपने लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सिद्धा सिस्टम जो है ना वो मतलब कि आयुर्वेद से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, और कुछ चीज़ें यहाँ पे सिमिलर यहाँ पे होंगी, लेकिन कुछ यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन भी जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो सिद्धा, कई बार सिद्धा को बोलते हैं कि सिद्धा आयुर्वेदा से भी और भी ज़्यादा पुराना है। तो ये तो खैर अलग बात है, लेकिन यहाँ पे सिंपल आपने पहले क्या लिखना है, जैसे कि सिद्धा इज़ एन एंसाइंट ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो कि ओरिजिनेट होता है तमिलनाडु, इंडिया के अंदर। ये तमिलनाडु यानी कि साउथ में ये जो है यहाँ पे ये ओरिजिनेट हुआ था। देखा है कि सिद्धा सिस्टम डील्स विद द ह्यूमन बॉडी एज वेल एज विद द इनर सोल। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सिद्धा सिस्टम के द्वारा ना केवल बॉडी को ही ठीक नहीं किया जाता, बल्कि अंदर की जो इनर सोल है, हमारी अंतर आत्मा जो है, उसका भी ट्रीटमेंट किया जाता है। आयुर्वेदा का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि नेचुरल रेमेडीज़ का यूज़ करके बॉडी को ठीक करना है, लेकिन यहाँ पे जो है ना सिद्धा सिस्टम के अंदर एक सिद्धि से, सिद्धि जो प्रार्थना होती है या बोल तो जो प्रतिज्ञा होती है ना, तो उसकी मदद से इनर सोल यानी कि हमारी अंतरात्मा और हमारी बॉडी दोनों को ट्रीट करना वो सिद्धा के अंदर आता है। तो ये है यहाँ पे आपका सिद्धा। तो वर्ड जो सिद्धा है ना वो सिद्धि से ही आया है। जब वर्ड कम्स फ्रॉम सिद्धि, हिंदी में मैंने लिखा है सिद्धि, आपको क्लियर हो गया होगा, जिसका मतलब होता है परफेक्शन, सक्सेस हो जाना या परफेक्ट हो जाना, किसी चीज़ को अटेन कर लेना या पा लेना, वो सिद्धि कहा जाता है कि भाई वो उसको सिद्धि मिल चुकी है। जैसे बोलते हैं ना, कई बार मूवीज़ में भी सुना होगा, तो ये वही है सिद्धा। और जो सिद्धा को प्रैक्टिस करते हैं ना, जो भी मतलब लोग जो होते हैं उनको सिद्धि मिल चुकी होती है, और उनको हम सिद्धार्थ बोलते हैं। द प्रैक्टिशनर ऑफ सिद्धा सिस्टम आर कॉल्ड सिद्धार्थ। अगस्त्य बिलीव्ड टू बी द फादर ऑफ सिद्धा। जो अगस्त्य जो हैं, जो एक ऋषि मुनि रहे हैं, तो वो फादर ऑफ सिद्धा के नाम से जाने जाते हैं। तो ये हो गया सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो कि मतलब हमारी बॉडी के ट्रीटमेंट के साथ साथ हमारी इनर सोल के भी ट्रीटमेंट पे ही फोकस करता है। अब इसका जो प्रिंसिपल है ये वो है त्रिगुण वाला, यानी कि जिसको अभी मैंने बोला था ना त्रिगुण या त्रिदोष। त्रिदोष अगर उनमें कोई इम्बैलेंस हो जाता है तो उनको हम त्रिदोष बोल देते हैं, बटा पित्ता कफा को। अगर वो मतलब कि इम्बैलेंस नहीं है तो वो गुण कहे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिद्धा का मानना क्या है कि जो ये बटा पित्ता कफा जो होते हैं ना, ये हर एक आदमी में ना अलग अलग होते हैं, और इनका लेवल भी अलग अलग होता है। और यही बता और पित्ता और कफा वो उस आदमी के ना अंदर की क्वालिटीज़ को यहाँ पे ये इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि वता, वता का मतलब क्या होता है, जिस भी आदमी में वता सर्वाधिक होता है या बोलते प्रीडोमिनेंट होता है, उनमें वो थोड़े मोटे होते हैं, उनमें ओबेसिटी होती है, वो थोड़े काले होते हैं, वो थोड़े ठंडे बोले तो ठंडे मिजाज के होते हैं, और वो इनएक्टिव पर्सनैलिटी होते हैं। और अगर हम देखें बॉडी के अंदर अगर ये और ज़्यादा बता यहाँ पे बढ़ता है तो उससे ओबेसिटी और ज़्यादा बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ती है, उसमें फ्लैचुलेंस यानी कि जो गैस वगैरह है पेट में वो बढ़ती है, और हार्ट अटैक वगैरह के चांसेस होते हैं। तो ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है।
ऐसे ही सेकंड यहाँ पे पित्ता। पित्ता कहने का मतलब है कि जिसमें भी प्रीडोमिनेंट है तो सर्वाधिक पित्ता होता है जिन भी लोगों में, वो थोड़े वाइटिश यानी कि भूरे होते हैं, गोरे होते हैं, और वो थोड़े पतले दुबले होते हैं, लीन होते हैं। एंड अगर ये और भी ज़्यादा पित्ता यहाँ पे बढ़ता है तो आपकी जो चेस्ट है वहाँ पे बर्निंग हो सकती है, आई में रेडनेस हो सकती है, आपके जो बाल हैं वो जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, एनीमिया की कंडीशन देखी जाती है, और मेंटल डी अरेंजमेंट यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कफा। कफा वाले जो प्यूपल्स जो होते हैं जिनमें कफा बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट या सर्वाधिक कफा होता है, वो वेल विल्ट होते हैं, यानी कि वो मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं, उनकी गुड कॉम्प्लेक्सेशन होता है, और वो बेल बिहेव पर्सनैलिटी होते हैं। तो ये यहाँ पे जो बात की जा रही है इंटरनल सोल या अंतर आत्मा की बात की जा रही है, एंड उसी के बेसिस पर उसकी बॉडी को यहाँ पे ठीक किया जाता है। जैसे अगर ये बढ़ जाता है कफा, तो कफा लीड्स जॉन्डिस, उससे पीलिया हो जाता है, उससे हार्ट अटैक के चांसेस हो जाते हैं, हाई फीवर देखा जाता है, और एनीमिया वगैरह हो जाता है। तो ये अभी आपने देखा कि सिद्धा क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इस तरीके से यहाँ पे ना 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बाई चांस सिद्धा नहीं आता है तो होम्योपैथिक सिस्टम आएगा, जिसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ना बस सिंपल उतना ही लिख देना है और आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन है कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो कि शॉर्ट में कई बार आता है या फिर वही कॉम्बिनेशन में यहाँ पे पूछा जाएगा। तो सिंपल हम वर्ड को ब्रेक करते हैं। होम्योपैथी, होम्यो का मतलब होता है सिमिलर, एंड पैथी जो वर्ड आया हुआ है ना पैथो से, जिसके आपने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ा होगा किसमें, सेकंड सेमेस्टर में। तो पैथो का मतलब है यहाँ पे सफरिंग और डिसीज। तो होम्योपैथी मीन्स सिमिलर सफरिंग, इट्स मीन द कॉज ऑफ डिसीज इटसेल्फ कैन बी यूज्ड फॉर इट्स ट्रीटमेंट। मतलब कि जिस वजह से आपको बीमारी हो रही है ना, यानी कि जिस बैक्टीरिया की वजह से आपको बीमारी हो रही है, उसी बैक्टीरिया से आपका इलाज भी किया जा सकता है, ये मानना होता है होम्योपैथी का। ये ऐसे ही उसमें मेडिसिन बनाई जाती है। अब मैं आपको ना एग्जांपल दूंगा, कई सारे इंटरेस्टिंग है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो होम्योपैथी वाज इंट्रोड्यूस बाय जर्मन फिजिशियन सैमुअल हैनमैन, उनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस की गई थी। तो होम्योपैथी मीन्स सिमिलर सफरिंग। तो इसका प्रिंसिपल क्या हो गया, देखा है कि होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइक क्योर्स लाइक। इट मीन्स सब्सटेंस दैट कॉज डिसीज कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट, कि जिस सब्सटेंस की वजह से, जिस एंटीजन या टॉक्सिन की वजह से आपको डिसीज हो रही है ना, वही जो है मेडिसिन बनाने में या उस बीमारी को ठीक करने में यूज़ किया जाता है। इसका मेन एम क्या होता है होम्योपैथी का, इट्स एम्स टू स्टिमुलेट बॉडीज नेचुरल हीलिंग प्रोसेस, कि इसमें जो है ना हम नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं किसी भी बॉडी में, एंड जो है सारा रिस्टोर करते हैं बैलेंस को। होम्योपैथिक रेमेडीज़ या जो मेडिसिन है वो प्रिपेयर की जाती हैं बस सीरियल डाइल्यूशन एंड सक्सेशन। उसको हम जो भी एंटीजन वगैरह होता है, मैं अभी आपको समझाऊंगा, उसका लगातार सीरियल डाइल्यूशन करने से यहाँ पे उसकी रेमेडीज़ बनाई जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि आपका है वैक्सीन। वैक्सीन आपने देखो कोरोना के टाइम पे सुनी और लगवाई भी ज़रूर होंगी। तो वैक्सीन जैसे कि हम कोरोना जब हो रहा था, तो कोरोना जिस वायरस से हो रहा था ना, कोविड-19 जो वायरस आपका रहा है, तो वो आपका पॉजिटिव एजेंट है, ठीक है। अब जो वैक्सीन जो बनाई गई थी ना, उसी कोरोना वायरस से एंटीजन निकाला गया, या तो उस कोरोना वायरस को लिया एज ए सैंपल, उसको मारा गया पहले, और उससे जो है ना एक एंटीजन निकाला गया। अब उसी एंटीजन को कई बार डाइल्यूट कर करके उसके ना एफिकेसी को कम करके बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया गया, और यहाँ पे वैक्सीन बनाई गई। अभी वैक्सीन करती क्या है, बॉडी में आपके में जाती हैं, और कोरोना होने से पहले ही वो आपकी बॉडी में ना एंटीबॉडी डेवलप करा देती है। ये कॉन्सेप्ट आपने ना बायोटेक्नोलॉजी में अच्छे से समझना है, मैंने वहाँ पे पढ़ा है भी है कि वैक्सीन कैसे बनती हैं, कैसे काम करती हैं। तो ये वैक्सीन जो है, मतलब कि जिसकी वजह से आपको बीमारी हो रही थी ना, उसी से आपकी वैक्सीन बनाएगी। क्लियर हो गया। दूसरा और घरेलू एग्जांपल समझो, कि आपने देखा होगा ना, जब हम जो प्याज को काटते हैं, तो आपकी आंखों में आंसू निकल आते हैं, आपकी नाक से भी कई बार मतलब कि यहाँ पे पानी वगैरह निकलने लग जाता है। तो ये एक केमिकल की वजह से होता है, ठीक है। अब सेम ऐसे ही कंडीशन एक बुखार में देखी जाती है, जैसे कि बुखार का नाम है हे फीवर। हे फीवर मतलब कि ये एक ऐसा बुखार होता है कि जिसमें बहुत तेज़ तो बुखार चढ़ता है, आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, आंसू वगैरह निकलते हैं आंखों से, साथ के साथ नाक वगैरह भी बहती है, तो उसको हम ना हे फीवर बोलते हैं। तो हे फीवर को ना हम ट्रीट कर सकते हैं ओनियन से निकाले गए केमिकल की मदद से, क्योंकि उसका काम उसी को इंट्रोड्यूस कराना है, और उसको हम यहाँ पे मतलब कि जिसकी वजह से हमको बीमारी हो रही थी ना, उसी को हम यहाँ पे कम कर सकते हैं, उस पॉजिटिव एजेंट का ही यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे एलियम सैफा जो ओनियन जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली, वो जो यूज़ की जाती है टू ट्रीट हे फीवर। अब क्यों की जाती है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि दोनों के यहाँ पे सिमिलर यहाँ पे लक्षण थे, इस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं, यानी कि लाइक क्योर्स लाइक, एक जैसा होता है वो वैसे को ही वहाँ पे वो ठीक करता है। तो ये है इसका प्रिंसिपल होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन।
अब ये जो है ना आपका इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आपने देखो यहाँ पे ये चीज़ें समझी हैं, आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यहाँ पे होम्योपैथी। अब नेक्स्ट में यहाँ पे प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। आयुर्वेदा में कौन कौन से फॉर्मुलेशन तैयार किए जाते हैं उनको आपने बताना है, उनको स्टैंडर्डाइज करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए एक है अरिष्ट या अरिस्ता एंड एक है अस्वा, एक है गुटिका, चूर्ण, लेह, भस्मा। इसमें से हम दो तीन को यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो इसको समझने से पहले ना आपने ना उनका पूरा क्लासिफिकेशन थोड़ा दिमाग में डाल लेना है कि आयुर्वेदिक जो फॉर्मुलेशन होते हैं ना उनको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 4 डोसेज फॉर्म में। एक है सॉलिड डोसेज फॉर्म जिसमें वटी और गुटिका आती हैं। देखिए गुटिका का मतलब होता है सिमिलर लाइक टैबलेट, टैबलेट की तरह गुटिका, ये हिंदी या एक संस्कृत का वर्ड है गुटिका। वटी जो है वो गुटिका से थोड़ी बड़ी होती है बटी, ठीक है। सेकंड आपका सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, इसमें आपके लेहिया आते हैं और कल्क आता है यहाँ पे कल्क। नेक्स्ट आपका लिक्विड डोसेज फॉर्म, इसमें आपका अरिष्टा आता है और अशबा आता है। नेक्स्ट आपका इसमें देखो 4 डोसेज फॉर्म है, इसको ना पाउडर डोसेज फॉर्म को सॉलिड डोसेज फॉर्म से अलग रखा है। यहाँ पे आता है भस्म और चूर्ण, यहाँ पे आते हैं चूर्ण, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन शॉर्ट में बनता है पहले कि डिफाइन करो कि गुटिका क्या है और अस्बा क्या है। मैंने हिंदी में लिखा है गुटिका, आई होप क्लियर हो रहा होगा कि ये जो है सॉलिड डोसेज फॉर्म होती है आयुर्वेदा में, जो कि सिमिलर होती है टैबलेट या पिल्स की तरह। लिखा है कि गुटिका इज ए सॉलिड डोसेज फॉर्म इन आयुर्वेदा विच इज सिमिलर टू टैबलेट एंड पिल्स। अब ये बनाई कैसे जाती है? गुटिका आर प्रिपेयर्ड बाई मिक्सिंग पाउडर्ड हर्ब या हर्बल एक्सट्रैक्ट विद बाइंडिंग एजेंट। कोई भी आपकी मेडिसिन है या हर्ब है उसका आपने पाउडर बना लिया या उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, आप उसमें अपने ना बाइंडिंग एजेंट जैसे कि हनी हो गया, घी हो गया, जैगरी यानी कि गुड़ हो गया या शुगर वगैरह को ऐड कर देना है और फिर आपने ना स्मॉल पिल या बोलते हो टैबलेट का शेप दे देना है और आपकी बन करके रेडी हो जाएंगी गुटिका। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें जिसकी त्रिफला की गुटिका आती है, त्रिफला बोलते 3 फलों से मिलकर के ये गुटिका यानी कि ये टैबलेट यहाँ पे बनाई जाती है। क्लियर। सेकंड आपका आसब, हिंदी में बोलते हैं आसब और अगर इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है तो आसबा इसको हम बोलते हैं। तो ये ना आपका फर्मेंटेड एक लिक्विड डोसेज फॉर्म है। देखो आसब जो है इसमें आ रहा है ना, या सबा या आसब जो भी है वो लिक्विड डोसेज फॉर्म में आ रहा है। तो ये आपकी एक लिक्विड डोसेज फॉर्म है जो कि फर्मेंटेशन से बनती है। फर्मेंटेशन अगर मैं आपको बता दूं कि किसी भी माइक्रोब का यूज़ करके या किसी फर्मेंटिंग एजेंट का यूज़ करके जो है ना फर्मेंटेशन की प्रोसेस की जाती है, इसको हमने किण्वन की प्रक्रिया भी बोलते हैं हिंदी में। अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी में अच्छे से समझा हो कि क्या होता है फर्मेंटेशन, कैसे किया जाता है लास्ट की 5 मिनट में, तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा। सिंपल मैं आपको बता दूं कि फर्मेंटेशन का मतलब है कि कोई भी आपका माइक्रोब लिया जाता है या फिर कोई भी आपका फर्मेंटिंग एजेंट लिया जाता है, उसको हम ना हर्बल मेडिसिन में डाल देते हैं और उसको ना एक एयर टाइट कंटेनर में भर करके कम से कम 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए या महीने भर के लिए रख देते हैं। अब उसमें जो है ना एक फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, माइक्रोब्स वगैरह ग्रो करते हैं, उसको वो ब्रेक डाउन करते हैं जो भी आपका मटेरियल होता है और आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाता है, जो कि यहाँ पे आसवा कहा जाता है। तो आसब इज ए टाइप ऑफ फर्मेंटेड लिक्विड, इनकी फर्मेंटेशन से बने वाला एक लिक्विड डोसेज फॉर्म है, लिक्विड प्रिपरेशन है डेट यूज्ड इन आयुर्वेदा। क्या है कि आसबा इज प्रिपेयर्ड बाई फर्मेंटिंग हर्बल जूस या हर्ब विद जैगरी, हनी और शुगर। यहाँ पे जो आपके जो फर्मेंटिंग एजेंट है ना वो या तो शुगर हो सकती है यानी कि चीनी, या गुड़, या फिर आपका शहद यानी कि हनी हो सकता है। आसबा का जो यूज़ किया जाता है ना मोस्ट कॉमनली वो टॉनिक के रूप में किया जाता है, जो डाइजेस्टिव जो प्रॉब्लम होती है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए, ताकि आपकी पूरी जो बॉडी उसकी वो हेल्दी बनी रहे। है कि आसबा आर कॉमनली यूज्ड एज टॉनिक्स या डाइजेस्टिव एड टू सपोर्ट ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। इसका एग्जाम्पल है इसकी अरविंद असबा और बसाकसबा और कुमारियसबा, ये ना ब्रांड नेम है अलग अलग, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट में आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जो कि राइट ए नोट ऑन अरिस्टा एंड भस्मा। ये इन पे एक नोट लिखने को आ जाता है कई बार यहाँ पे, जैसे कि एक अरिस्टा है और आपको भस्मा ही कई बार यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैंने गुटिका और आपको अस्वा भी यहाँ पे बता दिया है। अब देखो अरिस्ट क्या है, जिसकी यहाँ पे आप देखोगे अरिस्ट और अस्वा दोनों जो है ना लिक्विड डोसेज फॉर्म है और दोनों के दोनों ना फर्मेंटेशन से बनाए जाते हैं। फर्मेंटेशन जस्ट मैंने आपको अभी बताया ही है। तो यहाँ पे आप सिंपल कैसे लिखोगे कि अरिस्ट इन आयुर्वेदा, अरिस्टा इज ए टाइप ऑफ फर्मेंटेड लिक्विड डोसेज फॉर्म दैट प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटिंग हर्बल डिकॉक्शन या इन्फ्यूजन विद जैगरी और शुगर और हनी एंड वाटर। ये एक टाइप का ना फर्मेंटेड लिक्विड है, लिक्विड डोसेज फॉर्म है जो कि फर्मेंटेशन से बनाई जाती है। और यहाँ पे हमारा फर्मेंटिंग एजेंट कोई भी जैगरी या गुड़ वगैरह हो सकता है या शुगर हो सकती है, चीनी वगैरह यहाँ पे यूज़ की जाती है। इसके भी एग्जाम्पल इसकी अवेरिस्टा है, बलरिस्टा है, डसमुलरिस्टा है। अब बनाने का तरीका क्या है वो यहाँ पे सिंपल तरीके से हम समझ लेते हैं। तो हेडिंग डालनी अपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो देखो सबसे पहला इसमें ऑप्शन आता है आपके पास सिलेक्शन ऑफ हर्ब।
आपने ना हर्ब को सेलेक्ट करना होता है, जिस भी पर्पस के लिए आपने मेडिसिन बनानी हो रही है, बना रहे हैं आप, वो उसी के लिए आपने कोई भी हर्ब को सेलेक्ट करना है। तो लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोप्रिएट या रिक्वायर्ड हर्ब इज सेलेक्टेड फॉर डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट। अब इसके बाद ना आपने जो है ना हर्ब को अच्छे से ना पीस लेना है या उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, एंड देन उसको ना यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना होगा उसको ना, उसमें जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो आपने उसके निकालने होंगे। उसी को हम बोलते हैं हर्बल डिकॉक्शन, या उसकी बॉइलिंग कराना या उसको एक्सट्रैक्ट कराना। तो आफ्टर डेट जो सेलेक्टेड जो हर्ब है उसको आपने क्लीन करना है, ड्राई करना है, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। पाउडर जो आपके पास बन जाएगा अब उसको ना बॉइलिंग वाटर में आपने यहाँ पे रख देना है, तो वाटर के साथ में आपने ना बॉईल करना है। अब वाटर के साथ जब वो बॉईल होगा तो जो हर्ब के जो मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो बाहर निकल आएंगे। अब हमको देखो लिक्विड डोसेज फॉर्म बनानी है, तो फिर उसके बाद आपने ना फिल्ट्रेशन करनी होगी ताकि लिक्विड लिक्विड नीचे रह जाए और आपका सॉलिड सॉलिड आप उसको बाहर निकाल दें। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे स्ट्रेनिंग या फिल्ट्रेशन। आफ्टर डेट आफ्टर डिकॉक्शन जो भी आपका मटेरियल है उसको आपने फिल्टर करना है ताकि आप सॉलिड डेब्रिस को या सॉलिड पार्टिकल्स को वहाँ से रिमूव कर सकें। ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपके पास एक लिक्विड जो भी आपका मटेरियल का जो भी रॉ मटेरियल था उसका एक लिक्विड फॉर्म यहाँ पे आ चुकी है। अब आपने ना इसमें फर्मेंटिंग एजेंट जैगरी डालनी होगी, यानी कि गुड़ यहाँ पे ऐड करना होगा, या आप यहाँ पे हनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैगरी इज एडिड इनटू फिल्टर्ड लिक्विड विच एक्ट्स एज फर्मेंटिंग एजेंट। अब फर्मेंटेशन कराने के लिए आपको ना यहाँ पे एक फर्मेंटर वेसल की ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसा बर्तन जो एयर टाइट हो, और यहाँ पे जो मोस्टली क्या यूज़ किया जाता है ना वो मिट्टी का बर्तन बना होता है, जिसकी मिट्टी जिसकी बनी होती है ना, जिसकी मिट्टी के बर्तन होते हैं, घड़ा वगैरह जो होते हैं उस टाइप का यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। जो सारा मटेरियल है और जैगरी है उसको हम लेते हैं, उसमें कुछ पानी वगैरह ऐड करके उसको हम किस में भर देते हैं, उसी मिट्टी के बने हुए बर्तन में। तो उसी को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में लिखा है कि द मिक्सचर ऑफ हर्बल डिकॉक्शन एंड जैगरी इज ट्रांसफर्ड इनटू ए क्लीन एयर टाइट कंटेनर मेड अप ऑफ किले, यानी कि मिट्टी का बना होता है, या फिर अर्थनवेयर उसको हम बोलते हैं, मिट्टी का बर्तन हम बोलते हैं। तो उसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। देन उसको सील करके अच्छे से एक गरम और डार्क प्लेस पे रख देते हैं। गरम यानी कि थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन रहे, एकदम कांस्टेंट रहना चाहिए, और वो थोड़ा सा डार्क प्लेस होना चाहिए। आप अंडरग्राउंड कर सकते हैं, नीचे ज़मीन में खोद करके उसको दबा सकते हैं, या फिर हीप ऑफ पैडी में रख सकते हैं, धान के ढेर में रख सकते हैं, ताकि जो मतलब कि टेम्परेचर वगैरह है वो यहाँ पे कांस्टेंट बना रहे। और ये कम से कम कुछ वीक के लिए, महीनों भर के लिए रख देना होता है, ताकि फर्मेंटेशन की प्रोसेस वहाँ पे अपने जो भी रिक्वायर्ड जो भी ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑप्टिमम कंडीशन में वहाँ पे हो सके। एंड उसके बाद जब फर्मेंटेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो आपने ना बार बार उसको चेक करना होगा। लिखा है कि ड्यूरिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस चेक द मिक्सर टाइम टू टाइम बाई सम साइंस लाइक वबलिंग, चेंज इन कलर एंड ऑर्डर। तो आपने ना उसके फर्मेंटेशन के दौरान उसको चेक करना होगा। फर्मेंटेशन जब होता है ना तो वहाँ पे ना बबल्स बनते हैं, थोड़े थोड़े गुब्बारे टाइप से बनते हैं, उसको आपने कंफर्म कर लेना होगा कि हाँ यहाँ पे फर्मेंटेशन हो रही है। कई बार जो भी आपका मटेरियल होता है उसका कलर भी चेंज हो जाता है, उसकी ऑर्डर यानी कि उसमें से स्मेल भी एक अलग तरीके की वहाँ पे आने लग जाती है। ठीक है। जब फर्मेंटेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो आरिस्टा है ना वो बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा। बस आपने उसको फिल्टर करना है, यानी कि स्ट्रेन उसको आपने करना है, देन सुटेबल कंटेनर में आपने ट्रांसफ़र करके उसको ना लेबल करके स्टोर कर देना है। तो ये हो गया आप इसका बनाने का तरीका, पूरी फर्मेंटेशन की प्रोसेस। एंड आगे देखो हाईलाइट करके एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि नोट इन प्रिपरेशन ऑफ असबा ऑल प्रोसीजर इज सेम एक्सेप्ट डिकॉक्शन। यहाँ पे असब अगर कई बार असब अगर आ जाए ना तो सारा प्रोसीजर सेम है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, सेकंड पॉइंट को यहाँ पे छोड़ दो। सेकंड पॉइंट में हम क्या कर रहे थे, हर्बल डिकॉक्शन कर रहे थे, या बोलते जो भी आपका हर्ब था उसका ना एक्सट्रैक्शन कर रहे थे। तो असबा के केस में क्या करना है, अपने हर्ब लेनी है, हर्ब का आपने क्लीनिंग करनी है, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, पाउडर बना देना है। फिर उसका ना एक्सट्रैक्शन नहीं कराना है, डायरेक्टली उसमें अपने जैगरी डालनी है, गुड़ वगैरह डालना है, और उसका यहाँ पे फर्मेंटेशन करा देना है। बिना एक्सट्रैक्शन के जो फर्मेंटेशन किया जाता है तब आपका असबा बनता है। और अगर यहाँ पे डिकॉक्शन करने के बाद या एक्सट्रैक्शन करने के बाद फर्मेंटेशन किया जाता है तो वहाँ पे आरिस्टा बनता है। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आरिस्टा। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो आरिस्टा बना है उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी को अच्छे से मेजर करना, उसको स्टैंडर्डाइज करना कहा जाता है। ठीक है। तो इसके अंदर दो तरीके हैं, जो आपके पुराने ट्रेडिशनल तरीके जो हैं उसमें आप क्या करते थे, उसमें आप कुछ पैरामीटर जैसे कि विस्कोसिटी को चेक करते थे, डेंसिटी को चेक करते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेक करते थे, पोलैरिटी को, या टोटल अमाउंट ऑफ अल्कोहल कितना बना है उसमें, उसको चेक करके यहाँ पे उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी को पता लगाते थे। लेकिन आजकल न्यू मॉडर्न अगर ज़माने की बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, इसके TLC यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, HPTLC और हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इनका आप यूज़ करके यहाँ पे उसका स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं।
क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए आपका ना सेकंड यहाँ पे वो है भस्म। भस्म यानी कि हिंदी में आपको दिख रहा होगा तो आपको समझ आ गया होगा। आश जिसको हम बोलते हैं, आश या बोले तो सिंपल बोले तो यानी कि राख, ठीक है। तो आयुर्वेदा की बात करें तो ये भस्म क्या होती है, एक टाइप की ना पाउडर डोसेज फॉर्म है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, हमने देखा था पाउडर डोसेज फॉर्म में एक आपका भस्म था, एक आपका चूर्ण था। तो भस्म जो है पाउडर डोसेज फॉर्म है किसके अंदर, आयुर्वेदा के अंदर। जो बनाई कैसे जाती है, लिखा है कि विच प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेटल्स मिनरल्स बाय कैल्सिनेशन ग्राइंडिंग एंड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। जो मेटल्स होते हैं ना, धातु जिसको अगर बोले तो धातु जो होते हैं, मेटल्स होते हैं वो, या मिनरल्स जो होते हैं उनको ना बहुत हाई टेम्परेचर पे पहले तो उनको हम ग्राइंड कर लेंगे, बोले तो पीस लेंगे, उनको प्यूरिफाई कर लेंगे, देन उनको ना बहुत हाई टेम्परेचर पे कम से कम 400 से 1000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है। वो मेल्ट होकर के ना आश केवल तो एक राख में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसी को हम यहाँ पे भस्म बोलते हैं। तो लिखा है कि जो ये बनाए जाते हैं ना, कैसे बनाए जाते हैं, मेटल्स या मिनरल्स बनाए इनसे कैसे बनाए जाते हैं, बाई कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन की प्रोसेस के द्वारा पहले उनको ग्राइंड करते हैं, फिर उनको प्यूरिफाई करके कैल्सिनेशन कराते हैं। कैल्सिनेशन का मतलब लिखा है कि ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग एनी सब्सटेंस एट हाई टेम्परेचर। किसी भी सब्सटेंस को बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करना, हीट करना, लगभग 400 से 1000 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, उस पर गर्म करना और उसके बाद वो राख में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी प्रोसेस को हम यहाँ पे कैल्सिनेशन कहते हैं। आगे लिखा भी है कि कैल्सिनेशन प्रोसेस कन्वर्ट मेटल या मिनरल इनटू आस लाइक पाउडर। तो कैल्सिनेशन के बाद जो भी आपका जो मेटल है या मिनरल जो है ना वो राख में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी फर्दर यहाँ पे हम इम्प्योरिटी वगैरह को रिमूव करके उसको प्रोसेसिंग करके उसको ना मतलब कि किसी सुटेबल कंटेनर में स्टोर कर देते हैं और वो आपका भस्म बन के रेडी हो जाता है। क्लियर हुआ। तो भस्म बनती कहाँ से है, किसी भी धातु यानी कि मेटल से या मिनरल से ही बनती है। एग्जाम्पल की बात करें इसकी, गोडांती भस्म है, मुक्त भस्म है, लोह भस्म है। तो ये आपने इसका डेफिनेशन देखी। अभी बनती कैसे है, तो देखिए सबसे पहला है स्टेप वो है सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सी मेटल सेलेक्ट करनी है ना, कौन सी आपको चाहिए, किस पर्पज़ के लिए चाहिए, या मिनरल कौन सा चाहिए। तो लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट हर्बल या मिनरल या मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ थेराप्यूटिक एक्टिविटी। उसके बाद आपने यहाँ पे उसका प्यूरिफिकेशन करना है। प्यूरिफिकेशन करने के लिए उससे जो भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं वो आपने रिमूव करनी होंगी, किसी केमिकल की मदद से कर सकते हैं या किसी और भी मेथड से यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो लिखा है कि द सेलेक्टेड मिनरल और मेटल्स अंडरगो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस टू रिमूव एनी इम्प्योरिटीज़ और कंटामिनेंट्स। ठीक है, जब आप उसको प्यूरिफाई कर दोगे उसके बाद आपने ग्राइंडिंग करनी है, उसको ना बारीक पाउडर में यहाँ पे पीस देना है। लिखा है कि जो आपके मिनरल्स आपने लिए हैं उनका साइज़ रिड्यूस करके उनको ना फाइन पाउडर में या पेस्ट में कन्वर्ट कर देना है, ताकि उनका सरफेस एरिया बढ़ जाए और वो ईजिली उनका कैल्सिनेशन हो सके। अब नेक्स्ट स्टेप जो कि इंपॉर्टेंट है वो है कैल्सिनेशन। जैसे कि मैंने बोला कि कैल्सिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो है ना हमारा जो भी मिनरल या जो भी आपके मेटल्स होते हैं उनको बहुत हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है और वो जो है ना राख में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लिखा है कि द पाउडर्ड मिक्सचर इज हीटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर, जैसे कि 400 से 1000 डिग्री सेल्सियस पर, जिससे कि जो आपका मेटल है वो कन्वर्ट हो जाता है ऐश लाइक पाउडर में। ठीक है, और इस प्रोसेस को ना लगातार मल्टीपल टाइम्स दोहराया जाता है ताकि अच्छे से वो जो है राख में कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ पे आपकी ना गर्म राख बन के रेडी हो गई है, अब उसको ना आपने यहाँ पे कूल करना है, ठंडा करना है। आफ्टर कैल्सिनेशन जो भी आपकी भस्म जो बनी है उसको आपने ठंडा करना है और उसको दोबारा से ग्राइंड कर देना है ताकि उसमें ना यूनिफॉर्म साइज के पार्टिकल रहें, फाइन पाउडर रहें। ठीक है, उसको ग्राइंड कर देना है। ग्राइंड करने के बाद उसको अपने छन्नी से पास कराना होगा, छन्नी, ठीक है, जो छाननी जिससे कि आपका यूनिफॉर्म साइज़ के वहाँ पे सारा पाउडर रहे। तो आफ्टर डेट द पाउडर भस्मा इज शेप टू रिमूव कोर्स पाउडर, बड़े पाउडर को वहाँ पे आप निकालने के लिए आप ऐसे करते हैं। देन उसको ना अपने एक एयर टाइट कंटेनर में यहाँ पे सील कर देना है और स्टोर कर देना है और मॉइस्चर और लाइट से यहाँ पे दूर रखना है। तो ये हो गया आपका क्या कि भस्म कैसे बनाई जाती है। भस्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आयुर्वेदा में। अब बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ भस्म। इसका आप कैसे स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं, तो इसमें आप कई सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसके डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल, कोई भी अननोन या फॉरेन मटेरियल की आप चेकिंग यहाँ पे कर सकते हैं। जो भी सैंपल उसकी आश वैल्यू को पता लगा सकते हैं, उसमें मॉइस्चर कंटेंट को पता लगा सकते हैं, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को पता लगा सकते हैं। तो ये इसका स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। एंड बाकी जो भस्म जो होता है ना वो 4-5 कलर का होता है। वो ग्रे, वाइटिश, येलोइश या ब्लैक कलर का होता है, जो कि परमानेंट वही कलर रहता है जब तक वो रहेगा। और अगर वो उसका कलर वगैरह चेंज हो जाता है या स्टोरेज के दौरान वो बदल जाता है, मतलब कि उसकी क्वालिटी वहाँ पे ख़राब हो गई है। तो ये जो है अभी जो आपने यहाँ पे सारा कुछ कवर करा है ना वो यूनिट फर्स्ट के अंदर वो सारा हमने कवर कर लिया है तीनों चैप्टर में से। अब हम इसके बाद बात करेंगे यूनिट सेकंड के बारे में।
एंड इसके बाद देखिए बात करते हैं यूनिट सेकंड की। तो यहाँ पे देखिए 2 चैप्टर हैं, एक न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड सेकंड आपका हर्बल ड्रग एंड हर्बल फूड इंटरेक्शन। तो पहला आपको क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि न्यूट्रास्यूटिकल क्या होते हैं, अपने ना एग्जाम्पल के साथ में बताने हैं, जो कि शॉर्ट में कई बार पूछा गया है। तो सिंपल हम ना वर्ड को ब्रेक करते हैं, न्यूट्रा प्लस सूटिकल्स। न्यूट्रा जो वर्ड आया ना वो आया है न्यूट्रिएंट से, यानी कि फूड। एंड सूटिकल जो वर्ड आया वो आया ना फार्मास्यूटिकल से, यानी कि फार्मास्यूटिकल वर्ड जिसके हम यूज़ करते हैं मेडिसिन के लिए, ड्रग के लिए। तो यहाँ पे अगर हम न्यूट्रास्यूटिकल की बात करें, यानी कि फूड एज मेडिसिन, जिसकी नॉर्मली क्या होता है कि कई सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि हमारी अनहेल्दी डाइट की वजह से या लाइफ स्टाइल अगर हमारी अच्छी खासी नहीं है तो उसकी वजह से वो बीमारी हो जाती है। जिसकी अगर बात करें, जिसकी डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ हमारी अनहेल्दी डाइट की वजह से होती है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शुगर लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तब वो इशू देखा जाता है। ऐसे ही मोटापा है, ओबेसिटी, तो अनहेल्दी डाइट की वजह से है। कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हुई, अगर आप फैटी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं लिपिड वाली, तब वो आपको दिक्कत होगी। कैंसर की बात करें, इसके टबाको के खाने से होता है और कई सारी चीज़ों से होता है। तो ये हमारी अनहेल्दी डाइट की वजह से हो रहा है। तो हमारे पास ना एक एक न्यू ऑप्शन यहाँ पे आया है कि जैसे कि हमें बीमारी हो जाती है तो हम दवाई लेते हैं, दवाई से बीमारी को ठीक करते हैं। तो हम जिस वजह से, जैसे कि सपोज डाइट की वजह से वो दिक्कत आ रही है, तो हम ऐसी डाइट क्यों ना ले लें कि जो मतलब कि मेडिसिन के रूप में भी काम करे और एक खाने के रूप में भी काम करे। मतलब जो आप खाना खा रहे हैं वो आपको न्यूट्रिशन वैल्यू भी दे और मेडिसिनल वैल्यू भी दे। तो ये कहे जाते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रा बोले तो न्यूट्रिएंट्स एंड सूटिकल बोले तो मेडिसिन के पर्पस, यानी कि फूड को हम एज ए मेडिसिन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं किसी भी डिसीज़ को ठीक करने में या उसको मेंटेन या मैनेज करने में। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं एक लाइन में कहूँ, न्यूट्रास्यूटिकल इक्वल्स टू होता है फूड एज मेडिसिन। अभी मैं आपको ना एग्जाम्पल बताऊँगा, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे सिंपल डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल इज डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस दैट इज फूड और पार्ट ऑफ फूड which provide medicinal or health benefits in the prevention and treatment of disease beyond their basic nutritional value। कि न्यूट्रास्यूटिकल कोई भी मतलब कि फूड हो सकता है या फूड का पार्ट हो सकता है या फूड से बनाया गया कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, जिसके मेडिसिनल या हेल्थ बेनिफिट होते हैं और वो किसी भी डिसीज़ को प्रिवेंट करने में, उसको ट्रीट करने में यूज़ किए जाते हैं बियॉन्ड देयर बेसिक न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी कि उनकी बेसिक न्यूट्रिशनल वैल्यू से आगे या उससे अबव वो एक मेडिसिनल वैल्यू भी यहाँ पे शो करते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे टर्मेरिक है, हल्दी है। हल्दी हम सब्जी में जब भी बनाते हैं हल्दी हम डालते हैं। हल्दी का जो काम होता है सब्जी में, वो स्वाद को बढ़ाना होता है या एक तरीके से कलर देना होता है हमारी सब्जी को। लेकिन इसके एक मेडिसिनल वैल्यू भी है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एंटी कैंसर होता है, एंटी डायबिटिक होता है। तो इन सारी डिसीज़ में हम इसको एज ए न्यूट्रास्यूटिकल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया। ऐसे ही गार्लिक सप्लीमेंट जो लहसुन वगैरह होता है, वो जो है यहाँ पे ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी दिया जाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। और नॉर्मली हम लहसुन का यूज़ कैसे करते हैं, अपनी सब्जी को और ज़्यादा सुगंधित या बोले तो स्वाद भरी बनाने के लिए। ऐसे ही जिनसेंग हो गया, ऐसे ही ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गया, प्रोबायोटिक्स होगी। प्रोबायोटिक्स अगर मैं आपको बताऊं तो ये ऐसे आपके माइक्रोब्स या बैक्टीरियाज होते हैं जो कि गुड होते हैं आपकी बॉडी के लिए, या बोले तो ये जो आपके इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया होता है वहाँ पे जाकर वहाँ पे पहुँचते हैं, सेम वैसे ही काम करते हैं और ये पाचन की क्रिया को अच्छा ही बना देते हैं। तो प्रोबायोटिक्स अगर आपने छाछ देखी हो, जो मतलब थैली में आती है, 10 रुपये की मसाला छाछ, तड़का छाछ आती है, 15 रुपये की आती है, वहाँ पे लिखा होता है प्रोबायोटिक्स। अगर आप उसके पीछे कवरिंग पे देखोगे वहाँ पे लिखा है कि प्रोबायोटिक्स आर वेरी हेल्दी फॉर योर डाइजेशन या वगैरह वगैरह इस तरीके से। या पनीर से भी आपको मिलते हैं, दही से भी आपको मिलते हैं। ये नॉर्मली प्रोबायोटिक्स बोले तो यहाँ पे बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। तो ये जो है अपनी मेडिसिनल वैल्यू भी शो कर रहे हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ साथ। तो वो आपकी क्या कहे जाएंगे यहाँ पे, न्यूट्रास्यूटिकल्स। क्लियर हो गया। अब ये जो न्यूट्रास्यूटिकल जो टर्म है या जो ये कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले जो दिया गया था वो 1989 में एक है आपके डॉक्टर स्टीफन डे फेलिस, तो उनके द्वारा दिया गया था। तो ये तो आपने शॉर्ट में समझ लिया कि क्या है न्यूट्रास्यूटिकल और कैसे उसके एग्जाम्पल हो गए, जिसके आपने बताया टर्मरिक और गार्लिक सप्लीमेंट, जिनसेंग, ओमेगा 3 फैटी एसिड वगैरह, ये सारा कुछ। अब हमारा ना लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल से बनता क्या है कि क्लासीफाई न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड एक्सप्लेन द बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स एंड रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल इन डायबिटीज़ एंड कैंसर। आगे देखोगे ना, यहाँ पे अभी आपने समझा कि न्यूट्रास्यूटिकल क्या है। अब ये इस क्वेश्चन में आपने उसको ना क्लासीफाई करना है एंड उसके ना हेल्थ बेनिफिट एंड रोल बताने हैं, एक डायबिटीज़ में और कैंसर जैसे डिसीज़ में क्या रोल होता है न्यूट्रास्यूटिकल का, या वो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं।
अब देखो सिंपल, पहले तो आपने डिफाइन ही करना होगा कि न्यूट्रास्यूटिकल क्या है। सेम वही है जो मैंने अभी शॉर्ट में आपको समझा दिया, वही चीज़ लिखिए। अब एग्जाम्पल में भी वही सेम यहाँ पे एग्जाम्पल हो गए। एंड लास्ट में मैंने एक चीज़ यहाँ पे ऐड की है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मोस्ट ऑफ द डिसीज लाइक डायबिटीज़, ओबेसिटी, cardiovascular disease, gastrointestinal disease, etc. occurs due to incorrect diet and lifestyle। कि कई सारी बीमारियां, जैसे कि मैंने बोला अभी ओबेसिटी, मोटापा हुआ, डायबिटीज़ हुई, कार्डियोवेस्कुलर डिसीज़ हुई, या आपकी पेट से रिलेटेड यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीज़ हुई, या कैंसर वगैरह हुआ, ये मोस्टली जो होती हैं वो अनहेल्दी डाइट की वजह से होती हैं। क्या हो कि हम उन्हीं पर ध्यान दें, तो यहाँ पे हमारे न्यूट्रास्यूटिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इनकी वैल्यू अभी आपको आगे समझ आ जाएगी जब हम पार्टिकुलर डिसीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल। तो न्यूट्रास्यूटिकल को ना कई बेसिस पे हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। केमिकल के बेसिस पर, या वो किस फॉर्मेट में दिए जा रहे हैं उसके बेसिस पर, या वो कहाँ से आपको किस सोर्स से मिल रहे हैं उसके बेसिस पर। तो यहाँ पे हमने दो तरीक़ों से यहाँ पे क्लासीफाई कर दे रहे हैं, और ये आपके लिए ना इतना इनफ रहेगा। तो पहला जो तरीका है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी फॉर्मेट एंड इंटेंडेड यूज़, कि वो किस लिए यूज़ किए जा रहे हैं एंड उनका डिलीवरी फॉर्मेट क्या है। क्या वो खाने के रूप में दिए जा रहे हैं, या वो बेवरेजेस या जो पेय पदार्थ होते हैं जूस वगैरह उसके रूप में दिए जा रहे हैं, या सप्लीमेंट के रूप में दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे तीन है, देखो न्यूट्रास्यूटिकल को हम तीन बड़ी क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं। फंक्शनल फूड, इसमें ये फूड आते हैं सारे। इसमें है फंक्शनल बेवरेजेस, बेवरेजेस का मतलब होता है पीने वाले सारे पदार्थ या पीने वाले सारे प्रोडक्ट। एंड डाइटरी सप्लीमेंट, जो आपकी जो डाइट है उसमें एज ए सप्लीमेंट काम करते हैं। अगर डाइट आप थोड़ी कम डाइट ले रहे हैं या कम हल्की डाइट ले रहे हैं तो ये उसकी ना पूर्ति करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो फंक्शनल फूड के अंदर आपके क्रियल्स आगे, जैसे कि अनाज हो गया, अनाज में जैसे कि ओट्स वगैरह होते हैं, नट्स वगैरह होते हैं, तो ये आपके क्या हो गए, न्यूट्रास्यूटिकल हो गए। बेकरी, जैसे कि ब्रेड वगैरह होता है। डेयरी प्रोडक्ट में आपके केक वगैरह हो गया, डेयरी के सारे जो भी चीज़ें हैं, पनीर वगैरह, मिल्क वगैरह, और ये सारी चीज़ें हो गई। स्नैक्स हो गए, फैट्स एंड ऑयल यानी कि घी तेल वगैरह, एंड बेबी फूड्स वगैरह। तो ये हो गया आपके फंक्शनल फूड। फंक्शनल बेवरेजेस, पीने वाली चीज़ें जो कि एज ए न्यूट्रास्यूटिकल काम कर सकते हैं, जिसके आपके एनर्जी ड्रिंक हैं। आजकल मार्केट में कई सारी एनर्जी ड्रिंक हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा किसी का, आपको मालूम है कि कौन कौन सी एनर्जी ड्रिंक है जिससे आपको एनर्जी मिलती है। स्पोर्ट्स ड्रिंक, स्पोर्ट्स ड्रिंक में इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके दिए जाते हैं ताकि जो भी प्लेयर खेल रहा है उसको इलेक्ट्रोलाइट की कमी ना हो, तो वो भी एज ए न्यूट्रास्यूटिकल काम करते हैं। डेयरी के बेवरेजेस हैं, जैसे कि कई सारे अमूल वमूल के दूध वगैरह आ रहे हैं, ये सब डेयरी के बेवरेजेस कहे जाएंगे। टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, जूसेस हो गए, तो ये आपके हैं फंक्शनल बेवरेजेस। डाइटरी सप्लीमेंट यानी कि जो डाइट में सप्लीमेंट के रूप में काम करते हैं, डाइट की पूर्ति करते हैं, जिसमें विटामिन्स हो गए यानी कि मल्टी विटामिन्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह, फैटी एसिड वगैरह, प्रोटीन्स, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स एंड बोटेनिकल्स। तो देखो यहाँ पे प्रोबायोटिक्स, यहाँ पे प्रो जुड़ा है ना, तो ये तो हमारा बैक्टीरिया होता है प्रोबायोटिक, जो कि हमारी छाछ वगैरह या दही वगैरह में होता है, उसके थ्रू हम ले लेते हैं। प्रीबायोटिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इसी बैक्टीरिया की ना ग्रोथ को बढ़ाते हैं, या उसके नंबर ऑफ प्रोबायोटिक्स को बढ़ाते हैं, उसके पालन पोषण में यूज़ किए जाते हैं। उन सब्सटेंस को हम प्रीबायोटिक्स कहते हैं। कई बार इनमें भी पूछ लिया जाता है, आपको आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हम बारी बारी से देखते हैं। इसकी पहला फंक्शनल फूड, दीज आर फूड प्रोडक्ट दैट एनरिच्ड विद एडिशनल न्यूट्रिएंट्स और बायोएक्टिव कंपाउंड टू गिव हेल्दी बेनिफिट्स बियॉन्ड बेसिक न्यूट्रिशन। कि ये जो आपके फंक्शनल फूड जो होते हैं ना, ये बेसिकली फूड होते हैं, लेकिन इनमें ना एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे ऐड किए जाते हैं ताकि वो अपने न्यूट्रिशनल वैल्यू से ज़्यादा किसी भी बीमारी वगैरह में वो यूज़ किए जा सकें। जिसके एग्जांपल की बात करें, जिसकी फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट क्रियल्स, यानी कि फोर्टिफाइड का मतलब है कि उनमें वैल्यू बढ़ा दी गई हो, है ना। और ब्रेकफास्ट क्रियल्स का मतलब जैसे कि आपका जैसे होता है ना, ओट्स वगैरह आते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए सुबह में, और इसके अलावा आपके पीनट बटर वगैरह पीनट बटर वगैरह आते हैं, और उनसे एनर्जी वगैरह काफ़ी अच्छी मिलती है। तो वो जो है आपके यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फूड फंक्शनल फूड कहे जाएंगे। ऐसे ही डेयरी के कई सारे प्रोडक्ट आते हैं, पनीर वगैरह और भी कई सारी चीज़ें वगैरह। बेकरी में आपके ब्रेड वगैरह आते हैं और बन वगैरह आते हैं। इसके अलावा ऑयल एंड घी आप जानते ही हैं। तो ये सारे हो गए आपके फंक्शनल फूड। अब सेकंड है फंक्शनल बेवरेजेस, जो कि पीने वाले सारे जो भी पदार्थ होते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स एक्स्ट्रा ऐड किए जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे बात करें, जिसकी हमारा पानी आता है जिसमें विटामिन ऐड की जाती है। हमारी हर्बल टी आती है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड किए जाते हैं। हमारी स्पोर्ट्स ड्रिंक आती है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड किए जाते हैं। हमारे जूस आते हैं। तो ये सारे फंक्शनल बेवरेजेस हैं।
नेक्स्ट आपके डाइटरी सप्लीमेंट, यानी कि ऐसे कोई भी प्रोडक्ट या ऐसे कोई भी सप्लीमेंट जो कि हमारी डाइट की पूर्ति करते हैं, एडिशनल न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मल्टी विटामिन हम कैप्सूल वगैरह खाते हैं। फिश ऑयल के कैप्सूल आते हैं जो कि फिश से निकाला जाता है, जिसको ओमेगा 3 कैप्सूल भी बोलते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड। प्रोबायोटिक्स मैंने बोल दिया बैक्टीरिया ही होते हैं, प्रोटीन वगैरह होती हैं। तो ये सारे हमारे डाइटरी सप्लीमेंट हो गए। अब ये क्लासिफिकेशन था हमारा कि आप किस फॉर्मेट में ले रहे हैं उस न्यूट्रास्यूटिकल को और वो कहाँ यूज़ किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स की, कहाँ से आपको वो मिल रहा है न्यूट्रास्यूटिकल। तो उसके बेसिस पर ये 3 क्लासेस में डिवाइड है, प्लांट बेस्ड, और एक आपका है एनिमल बेस्ड, एक आपका माइक्रोबियल बेस्ड। तो प्लांट बेस्ड की बात करें तो ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं ये प्लांट से डेराइव होते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि टर्मरिक यानी कि हल्दी हो गई, ग्रीन टी हो गई, जिंजर हो गई, गार्लिक, एलोवेरा, जिनसेंग वगैरह, तो ये सारे आपके प्लांट से ही मिलते हैं। नेक्स्ट आपके एनिमल, जो कि एनिमल से डेराइव होते हैं। एग्जाम्पल इसके फिश ऑयल हो गया, अभी मैंने बोला ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसके कैप्सूल्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बॉडी को मजबूत बनाने में रोल निभाते हैं। कोलेजन हो गया, एनिमल से मिलता है। कोड लिवर ऑयल मिल गया, एंड बोन ब्रोथ हो गई, तो ये सारे एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। माइक्रोबियल बेस्ड यानी कि जो न्यूट्रास्यूटिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं। एग्जाम्पल इसकी प्रोबायोटिक, जो खुद एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होता है। प्रीबायोटिक, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलते हैं और इन प्रोबायोटिक्स की ग्रोथ में वो रोल निभाते हैं। स्पिरुलिना एक एल्गी होता है, शैवाल, आपने हिंदी में पढ़ा हो शैवाल, तो इसका यूज़ किया जाता है खाने में। क्लोरेला एल्गी, ये भी आपका एक एल्गी होता है। तो अभी आपने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल इन पार्टिकुलर डिसीज, जो कि हमारे यहाँ पे 2 दिए गए थे, डायबिटीज़ एंड कैंसर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ में क्या रोल है न्यूट्रास्यूटिकल का, और उससे भी पहले आपने समझना हो कि आखिर डायबिटीज़ है क्या। डायबिटीज़ आपने सुनी होगी या पहले पढ़ी भी होगी, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं अगर आपको नहीं आता है। तो डायबिटीज़ एक आपकी ना क्रोनिक डिसीज़ होती है। क्रोनिक बोलते तो लंबे समय तक रहने वाली, ये लंबे समय से होने वाली। तो अगर आप इंडिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट आपको आपके मोहल्ले में या घर में मिल जाएंगे। तो डायबिटीज़ इज ए chronic disease in which blood glucose level increase due to inadequate production of insulin or due to lack response of body cells to the insulin hormone। तो डायबिटीज़ होती क्या है, एक ऐसी कंडीशन जब आपके ब्लड में जो ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो नॉर्मल से नॉर्मल लेवल से हाइयर हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और उस कंडीशन को हम कहते हैं कि शुगर बढ़ चुकी है मेरे ब्लड में, तो वो कंडीशन आपकी डायबिटीज़ है। अभी डायबिटीज़ या शुगर का लेवल ऐसा बढ़ता क्यों है, तो यहाँ पे एक हार्मोन है इंसुलिन, जो कि ब्लड ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे देखो सिंपल लिखा है कि नॉर्मल जो ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल रहता है वो 70 से 100 mg पर डेसीलीटर होता है। अगर हम 1 डेसीलीटर ब्लड निकालें तो उसमें इतनी ही mg, यानी कि 70 से लेकर 100 mg आपकी क्या होनी चाहिए, ग्लूकोज होनी चाहिए। और अगर वो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाती है या उतनी ग्लूकोज प्रेजेंट है ब्लड में, तो वो कही जाती है डायबिटीज़। ठीक है, ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। तो जो ब्लड में जो ग्लूकोज का जो लेवल होता है, लिखा है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल इज रेगुलेटेड बाय इंसुलिन हार्मोन विच प्रोड्यूस बाय बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। इंसुलिन एक आपका हार्मोन होता है, आपने पढ़ा होगा। पैनक्रियाज जो आपका ऑर्गन है उसमें जो सेल्स हैं बीटा सेल है ना, लैंगरहैंस, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल, तो वहाँ से जो है आपका इंसुलिन बनता है। इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है, जैसे मैं आपको समझाऊँ कि नॉर्मली जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है मोस्टली जो हम खाना खाते हैं, तो वहाँ पे आपको ग्लूकोज मिलती है। ग्लूकोज यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो ग्लूकोज आपके ब्लड में पहुँचती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ब्लड में आपकी ग्लूकोज डायरेक्ट पहुँच चुकी है। अब ब्लड से जो ग्लूकोज है वो सेल्स तक पहुँचती है, और सेल्स उस ग्लूकोज का यूज़ करके ATP बनाते हैं और एनर्जी बनाते हैं, तो हमारी बॉडी उस पर ही वो काम करती है। ठीक है, अब जो ग्लूकोज हम ले रहे हैं या तो हम कार्बोहाइड्रेट खाने के रूप में ले रहे हैं, जब वो ब्लड में पहुंचती है तो ब्लड से सेल्स तक पहुंचाने का जो काम होता है ना, वो इंसुलिन हार्मोन का होता है। अगर इंसुलिन हार्मोन ना हो या कम बनने लगे तो हमारी जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ही बनी रहे, वो सेल्स तक ना पहुंचे। जब वो सेल्स तक नहीं पहुंचेगी, अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो उसका जो नंबर है या उसकी जो अमाउंट है वो ब्लड में बढ़ने लग जाएगी, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लग जाएगा। कब बढ़ने लग जाएगा, जब इंसुलिन या तो नहीं बन रहा है या फिर हमारी जो सेल्स हैं वो इंसुलिन के कॉन्टेक्स्ट में रेस्पॉन्स नहीं कर रही हैं, तो ये कंडीशन आपकी डायबिटीज़ कही जाती है। तो क्या समझे, डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जब हमारी बॉडी में या तो इंसुलिन नहीं बन रहा होता है या हमारी बॉडी इंसुलिन के रेस्पॉन्स में काम नहीं कर रही होती है,
तो हमारी जो ब्लड होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, वहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और यही कंडीशन डायबिटीज़ कही जाती है। और ये कब बोली जाती है? जब आपका जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो 126 यानी कि 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाता है। अभी आपने समझा कि डायबिटीज़ क्या है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे हम जो भी अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो हम ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करेंगे या फिर इंसुलिन की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ पे जो आपकी डायबिटीज़ है ना, वो 3 टाइप की होती हैं, थोड़ा सा ये समझ लो। पहला है टाइप 1 डायबिटीज़, दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़, तीसरा है जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो यहाँ पे टाइप 1 की बात करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपकी बॉडी है वो इंसुलिन नहीं बना रही होती है। जब इंसुलिन नहीं बनेगा या कम इंसुलिन बनेगा, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा ही, ठीक है। सेकंड कंडीशन ऐसी है कि हमारी बॉडी तो अच्छा खासा इंसुलिन बना रही है, पर जो सेल्स है ना बॉडी की, जहाँ पे मतलब कि इंसुलिन को पहुँचना होता है या इंसुलिन जहाँ पे काम करता है, वो इंसुलिन के रेस्पॉन्स में काम नहीं कर रही हैं। इंसुलिन बने या ना बने कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो कंडीशन टाइप 2 डायबिटीज़ कही जाती है, जो कि अनहेल्दी डाइट की वजह से ही होती है, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज़ इंसुलिन पर डिपेंड करती है, टाइप 2 डायबिटीज़ इंसुलिन पर डिपेंड नहीं करती। तीसरी है आपकी जो डायबिटीज़ गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़। तो ये जो है डेवलप होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान ये कई बार हो जाती है प्रेग्नेंट लेडीज़ में, और प्रेगनेंसी जब ख़त्म हो जाती है यानी कि जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है उसके बाद भी ये अपने आप ख़त्म भी हो जाती है। ये मोस्टली ये भी डाइट के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो बात करते हैं कि कैसे हम डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो कई सारे हमारे फूड प्रोडक्ट या बोलते न्यूट्रास्यूटिकल्स अवेलेबल हैं, जो कि अलग अलग रोल निभाते हैं। तो उनके बारे में हमने बताना है, वही कहा जाएगा रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल इन द मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। तो सबसे पहले है देखो फेन्यूग्रीक। फेन्यूग्रीक जो मेथी होती है, मेथी उसके हरे पत्ते वाली मेथी भी होती है, दाने वाली भी मेथी आती है। तो फेन्यूग्रीक सीड कंटेन्स सोल्यूबल फाइबर, उसी की हम बात कर रहे हैं। जो सीड होते हैं, उसके दाने जो होते हैं उसमें सोल्यूबल फाइबर और कई सारे कंपाउंड होते हैं, जो कि हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट है उसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट का ब्लड में पहुंचना। जब वो ब्लड में ही नहीं पहुंचेगी कार्बोहाइड्रेट, उसका एब्जॉर्प्शन धीमे हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि वहाँ पे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ेगा, और वही तो हमने करना था। इससे जो है आपकी डायबिटीज़ यहाँ पे कंट्रोल होती है, ठीक है। मेथी, जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट है, अगर आप उनको मेथी खिलाओगे खाने में तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अब देखो, आपकी बीमारी भी ठीक हो रही है और मेथी से आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू भी मिल रही है। तो यही कहा जाता है न्यूट्रास्यूटिकल, यानी कि एक ही तीर से दो निशाने यहाँ पे आप साध रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरा कि ग्रीन टी। ग्रीन टी की बात करें तो ये एक आपका प्लांट होता है कैमिला साइनेसिस, उसकी लीव्स से, उसकी पत्तियों से ग्रीन टी बनाई जाती है। अब ग्रीन टी में ना एक पॉलीफेनॉल कंपाउंड होता है। पॉलीफेनॉल का मतलब है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कई सारे फेनोलिक ग्रुप हों। एग्जाम्पल जैसे कैटेचिन जिसको हम बोलते हैं, तो कैटेचिन जो होता है वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, यानी कि इंसुलिन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। और जब इंसुलिन की एक्टिविटी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि इंसुलिन अच्छे से अपना काम करेगा। तो ग्रीन टी आप पी सकते हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा डायबिटीज़ में। नेक्स्ट आपका अल्फ़ा लिपोइक एसिड। अल्फ़ा लिपोइक एसिड यानी कि ALA, ये आपका पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि इम्प्रूव करता है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को, यानी कि इंसुलिन की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है, ऑक्सीडेशन भी नहीं होने देता है। अब ये जो है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है मीट के अंदर, मांस में, चुकंदर के अंदर यानी कि वीट्स में प्रेजेंट होता है, कैरेट्स गाजर में, और पोटैटोज़ में, और स्पाइनच यानी कि पालक वगैरह में भी ये प्रेजेंट होता है। तो अगर आप ये खाते हैं, ये सारे फल फ्रूट वगैरह जो भी यहाँ पे ये खाते हैं सारी चीज़ें, तो आपका जो है यहाँ पे डायबिटीज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और ये डायबिटीज़ को कम करेगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। जो आपके मिनरल आयंस होते हैं, ये भी डायबिटीज़ के रिस्क को थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करते हैं। अब मैग्नीशियम जो है कई सारी जगह प्रेजेंट होते हैं। इसके नट्स जो होते हैं, ग्रेन्स यानी कि अनाज वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, या ओट्स ब्रांड जो आती है आपकी, तो वहाँ भी ये प्रेजेंट होते हैं, तो आप इनको खा सकते हैं। एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट में है देखिए क्रोमियम, यानी कि जो आपका एलिमेंट होता है Cr, एंड सिनामोन यानी कि दालचीनी, एंड बिटरमेलोन यानी कि करेला। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये भी आपके न्यूट्रास्यूटिकल हैं, जो कि जो आपका इंसुलिन हार्मोन है उसके एक्शन को ना मिमिक करते हैं, या तो कॉपी करते हैं या तो इंक्रीज़ करते हैं। एंड लास्ट में आपका जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो भी कम होता है। तो ये जो ना सारे आपके न्यूट्रास्यूटिकल हैं, जिनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है किसमें? डायबिटीज़ में।
क्लियर हो गया। अब सेकंड हम बात करते हैं कैंसर के बारे में, तो कि कैंसर में क्या रोल होता है न्यूट्रास्यूटिकल का। अब देखिए कैंसर क्या है, कैंसर एक ऐसी आपकी डिसीज़ होती है जिसमें जो सेल जो होती हैं आपकी ना वो एबनॉर्मल हो जाती हैं, बोले तो वो उसमें वो अच्छे से डेवलप नहीं रहती या कुछ ना कुछ कमी रहती है। एंड उसमें एबनॉर्मल तो होती हैं, साथ के साथ वो एक अनकंट्रोल तरीके से ना डिवाइड भी होती हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, बहुत मतलब कि कम टाइम में ही वो डिवाइड होती हैं, वो इसलिए डिवाइड होती हैं कि वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती। एंड डिवाइड हो करके वो ट्यूमर बना लेती हैं, गुच्छा सा बना लेती हैं, जो कि हमको बाहर बॉडी से दिखाई देता है, वही कैंसर कहा जाता है। तो कैंसर इज ए डिसीज इन विच सेल बिकम एबनॉर्मल एंड डिवाइड इन अनकंट्रोल्ड वे। इतना आपको क्लियर हो गया कि कैंसर क्या होता है। कैंसर कई वजह से हो सकता है, जेनेटिक रीज़न हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, लाइफ स्टाइल के कोई फैक्टर हो सकते हैं। एग्जाम्पल इसके, अगर आप तंबाकू यूज़ करते हैं तो कैंसर हो सकता है, अनहेल्दी डाइट है आपकी तब भी कैंसर हो सकता है, अगर फिजिकल एक्टिविटी की आपके अंदर कमी है, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो तब भी ये देखा जा सकता है। एक्सपोजर टू कार्सिनोजन, किसी भी कार्सिनोजन या बोलते ऐसे एजेंट से आप इंटरेक्ट में आ जाते हैं जिससे कैंसर होता हो, जैसे यूवी रेडिएशन, तो तब भी कैंसर हो सकता है। जेनेटिक म्यूटेशन, आपके डीएनए में कम्प्लीटली म्यूटेशन हो जाए या बोलते बदलाव हो जाए तब भी हो सकता है, और कुछ इन्फेक्शंस की वजह से भी। तो अभी समझाए आपने कि कैंसर क्या होता है और ये मतलब कि कैसे कैसे हो सकता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से न्यूट्रास्यूटिकल या कौन कौन से यहाँ पे आपके मतलब कि बोल सकते हैं फूड वगैरह यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे लाइकोपीन। लाइकोपीन एक आपका ना कैरोटीनॉइड एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऐसे एजेंट जो कि ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, ठीक है, कोई भी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन ये नहीं होने देते हैं बॉडी में। तो ये जो है ना टोमेटोज, वाटरमेलन, तो इन जैसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये प्रोस्टेट कैंसर और स्किन कैंसर के रिस्क को कम कर देता है लाइकोपीन। तो लाइकोपीन या बोल तो आप ऐसे फ्रूट खाएंगे जैसे कि वाटरमेलन है, टोमेटो वगैरह है, तो थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा आपका प्रोस्टेट कैंसर का और स्किन कैंसर का। सेकंड है रेस्वेराट्रोल। रेस्वेराट्रोल ये जो है आपका पॉलीफेनोलिक कंपाउंड है। पॉलीफेनोलिक मतलब कि कई सारे फेनोलिक ग्रुप या रिंग इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है रेड ग्रेप्स में, लाल अंगूर, या वेरीज। वेरीज बोले तो जो आपकी ब्लैक वेरी होती है, स्ट्रॉबेरी होती है, या ब्लूबेरी होती है, जो जामुन या फिर आपकी सारी चीज़ें ये होती हैं, तो उनमें ये प्रेजेंट होता है। साथ के साथ पीनट में भी ये प्रेजेंट होता है। इसका एंटी कैंसर इफेक्ट होता है, जो कि ट्यूमर की ग्रोथ को कम करता है और इन्फ्लामेशन को भी ये कम करता है। नेक्स्ट आपका टर्मरिक यानी कि हल्दी, कुरकुमिन जिसमें प्रेजेंट होता है, वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, साथ के साथ एंटी कैंसर भी होता है। नेक्स्ट आपका ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। ग्रीन टी जो है मैंने जैसे कि बोला था, वो एक लीव्स से बनाई जाती है, लीव्स की पत्तियों से मतलब कि रस निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, उसमें एक पॉलीफेनॉल कंपाउंड कैटेचिन प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आपका EGCG यानी कि एपीगैलोकैटेचिन गैलेट, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि एज ए एंटीऑक्सीडेंट और एज ए एंटी कैंसर यहाँ पे काम करता है। तो अगर आप ग्रीन टी वगैरह पीते हैं तो आपकी डायबिटीज़ भी ठीक होगी, साथ ही साथ कैंसर में भी अच्छा रोल होगा, क्योंकि हमने लास्ट में भी इसका पढ़ा था ग्रीन टी का डायबिटीज़ में भी। नेक्स्ट आपका क्योरसेटिन, तो ये आपका फ्लेवोनोइड एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि ऑनियन, एप्पल और सिट्रस के जो फ्रूट्स होते हैं, इनके खट्टे फ्रूट जैसे कि संतरा वगैरह, नींबू वगैरह, तो उनमें ये प्रेजेंट होता है। तो ये भी जो है आपके इनहिबिट करता है कैंसर की ग्रोथ को, एंड अपोप्टोसिस को इंड्यूस करता है। अपोप्टोसिस कहने का मतलब है कि जो एबनॉर्मल जो सेल होती हैं बॉडी जब उनको बाहर निकालती है तो वो कहा जाता है अपोप्टोसिस। तो अभी जो आपने देखा है ना, वो डिटेल में समझा है कि क्या होते हैं न्यूट्रास्यूटिकल, कैसे वो क्लासीफाई किए गए हैं, उनका क्या रोल होता है डायबिटीज़ में एंड कैंसर जैसी बीमारियों में। तो ये आपको समझ है कि क्या इंपॉर्टेंस है न्यूट्रास्यूटिकल्स की। अब देखिए हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो शॉर्ट में बनता है, जिसकी राइट द सोर्स एंड यूजेस ऑफ एनी वन। यहाँ पे कुछ हमारे न्यूट्रास्यूटिकल या बोले तो प्लांट प्रोडक्ट दे रखे हैं, जैसे कि अल्फाल्फा, फेनुग्रीक, अश्वगंधा एंड स्पुरुलिना। इसमें से किसी एक का भी सोर्स बताना है कि वो कहाँ से मिलता है, साथ के साथ यूज़ आपने बताना है। तो यहाँ पे आपको दे रखे हैं कई सारे हर्ब्स के बारे में एज ए हेल्थी फूड, जैसे कि अल्फाल्फा, चिकोरी, जिंजर, फेनुग्रीक, गार्लिक, हनी, आंवला, जिनसेंग, अश्वगंधा, स्पुरुलिना। तो यहाँ पे हमने 4 लिए हैं, तो ये कई बार आ सकते हैं और पूछे भी गए हैं। पहले बात करते हैं अल्फाल्फा, जो कि इसको हमने रजिका के नेम से जाने जाते हैं, हिंदी में रजिका इसको हम बोलते हैं, जो कि एक एंटायर पूरा प्लांट होता है, मेडिकेगो स्टेबिया इसका ये बोटेनिकल नेम है। फैमिली फैबेसिया फैमिली से बिलोंग करता है। इसका अगर हम यूज़ की बात करें तो ये हाइपोकोलेस्ट्रेमिक होता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, जो लिपिड का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ रहा होता है तो उसको ठीक करता है, यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ में इसका यूज़ है। डायूरेटिक के रूप में, यानी कि ये यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, यूरेसिस ये कराता है, ठीक है।
नेक्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिव, बीपी को कम करता है। एंटी डायबिटिक, डायबिटीज़ में भी यूज़ किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, ये ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है। एंटी अर्थराइटिक, अर्थराइटिस का जो जोड़ों वगैरह में जो दर्द होता है, अर्थराइटिस के जो दिक्कत होती है उसको भी ठीक करता है। साथ साथ किडनी में जो पथरी यानी कि स्टोन जो हो जाता है उसको भी ठीक करता है। तो ये कई सारे यूज़ हैं किसके, अल्फाल्फा के। अब हम बात करते हैं फेनुग्रीक यानी कि जो मेथी हमने बताई थी। मेथी जो अगर हम बात करें, इसका जो पूरा जो नेम होता है, ये सीड्स होते हैं एक प्लांट के, इसका नाम है ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम। तो ये जो आपका प्लांट है ये लेग्यूमिनोसिया फैमिली से बिलोंग करता है। इसका जो यूज़ हम डायबिटीज़ में करते हैं एज ए लैक्सेटिव, ये कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ को भी ठीक करता है। एज ए डिमलसेंट, ये जो है म्यूकस मेम्ब्रेन में जो इरिटेशन हो रही होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि हमारे स्किन की इनर लाइनिंग होती है या हमारे ऑर्गन के ऊपर की लाइनिंग होती है, वहाँ पे जब इरिटेशन होती है तो इसका हम यूज़ करते हैं। एज ए एक्सपेक्टोरेंट बोले तो वलगम वगैरह निकालना हो गले से तब भी हम इसका यूज़ करते हैं। एंड ये एनोरेक्सिया की भूख की कमी जब हो जाती है, भूख नहीं लगती है, तो तब भी अगर आप खाते हो फेनुग्रीक यानी कि मेथी, तो आपकी भूख यहाँ पे बढ़ने लग जाएगी। नेक्स्ट है अश्वगंधा। ये जो वर्ड है ना अश्व, अश्व अगर आपने संस्कृत में पढ़ा हो, अश्व का मतलब होता है हॉर्स, घोड़ा। गंधा बोले तो गंध यानी कि उसके जैसे स्मेल या ऑर्डर। तो ये अश्वगंधा में से ना हॉर्स यानी कि घोड़े की जैसी खुशबू आती है। तो ये जो ऑब्टेन होता है, लिखा है कि इट कंसिस्ट ड्राइड रूट एंड स्टेम्स ऑफ प्लांट बिथानिया सोमनीफेरा। इस प्लांट की ये रूट से स्टेम होती हैं, उसको हम अश्वगंधा बोलते हैं, जो कि सोलानेसिया इस फैमिली से बिलोंग करता है। ये अगर यूज़ की बात करें तो एज ए सेडेटिव एंड हिप्नोटिक, अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आपको सोने में दिक्कत है, आप टेंशन में हैं, तो तब आप इसको ले सकते हैं। ये सेक्स स्टिमुलेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। अगर आपने कई सारे प्रोडक्ट देखे हों जो कि मतलब कि स्टेमिना बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हों या सेक्स स्टिमुलेटर हों, तो वहाँ पे आपने ना अश्वगंधा ज़रूर देखा होगा। अश्वगंधा और जिनसेंग, ये दो जो हैं सेक्स स्टिमुलेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड एनर्जी, एनर्जी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। यह हाइपोटेंसिव होता है, बीपी को कम भी करता है और स्ट्रेस को भी ये कम करता है। अब बात करते हैं स्पुरुलिना। ये हमारी ना एल्गी होती है, शैवाल होती है। तो ये हमारे यहाँ लिखा है कि इट इज़ ए ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि ऑप्टेन होता है स्पुरुलिना मैक्सिमा से या स्पिरुलिना प्लेटेंसिन से ये ऑप्टेन होता है। इसकी फैमिली जो है वो है ऑस्किलैटोरेशिया। तो ये इस फैमिली से बिलोंग करता है। यूज़ की बात करते हैं तो ये इम्यून स्टिमुलेंट होता है, इम्यूनिटी को ये इम्प्रूव करता है। एंड एज ए एंटी कैंसर और एज ए एंटीवायरल हम इसका यूज़ करते हैं। ये एपेटाइट, भूख को बढ़ाता है। एंड हाइपोकोलेस्ट्रेमिक यानी कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। तो ये एकदम सब्जी की तरह होता है एल्गी। आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे स्पिरुलिना एल्गी, आपको ना इमेज नज़र आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारा जो ना यहाँ पे ये पहला चैप्टर यहाँ से कवर होता है, यहाँ से यही क्वेश्चन बनते हैं। अब नेक्स्ट में हमारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से हर्बल ड्रग एंड हर्बल फूड इंटरेक्शन से। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका वो है डिस्कस हर्बल ड्रग्स एंड हर्बल फूड इंटरेक्शंस विद एग्जांपल, जो कि 7 मार्क में क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जो कि एग्जांपल के साथ आपने बताने हैं। तो हर्बल ड्रग इंटरेक्शन, देखिए इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है कि दो चीज़ों का मिलना, इंटरेक्ट करना। ठीक है, एंड हर्बल ड्रग यानी कि हर्बल ड्रग जो आपकी कोई ड्रग है वो किसी दूसरी ड्रग से मिले या उससे इंटरेक्ट करे, तो वो कहा जाएगा हर्बल ड्रग इंटरेक्शन। ये कई बार फूड से भी इंटरेक्ट करती है, कई बार डिसीज से भी इंटरेक्ट करती है, अभी मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो लिखा है कि ड्रग इंटरेक्शन इज ए रिएक्शन, एक टाइप की रिएक्शन होती है बिटवीन टू और मोर ड्रग्स और बिटवीन ए ड्रग एंड ए फूड इनसाइड द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर किन्हीं भी दो ड्रग का आपस में इंटरेक्ट करना या किसी एक ड्रग का दूसरे फूड से इंटरेक्ट करना, तो वो कहा जाता है ड्रग इंटरेक्शन। अब ड्रग इंटरेक्शन से होता क्या है कि जो ड्रग आपने ली हैं या तो उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी या उनकी एक्टिविटी बिल्कुल लॉस हो जाएगी या फिर आपको साइड इफेक्ट या तो अनवांटेड इफेक्ट आपकी बॉडी पे नजर आएंगे। एग्जाम्पल से जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि सपोज ये ए ड्रग है, ये दूसरी बी ड्रग है। जैसे कि डॉक्टर कई सारी ड्रग एक साथ लिख देता है, 4-5 टैबलेट, 2-4 टैबलेट आप साथ के साथ लेते हैं। अगर उन दोनों में रिएक्शन हो जाए तो वो या तो दोनों की एक्टिविटी बढ़ जाएगी या फिर दोनों की एक्टिविटी कम हो जाएगी या फिर आपको अनवांटेड इफेक्ट, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन मार्क मैंने दिखा रखा है कि अनवांटेड या अनडिजायरेबल इफेक्ट आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो लिखा है कि ए ड्रग इंटरेक्शन कैन मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव, यानी कि ड्रग इंटरेक्शन से आपकी जो ड्रग है वो लेस इफेक्टिव हो सकती है या फिर उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है या फिर आपको अनवांटेड इफेक्ट यहाँ पे शो हो सकते हैं। ठीक है, पहले आपको समझ आया कि क्या है आपका हर्बल ड्रग इंटरेक्शन। ये हर्बल ड्रग इंटरेक्शन से हम वही है जैसे कि हम नॉर्मल जीवन में अपने कोई भी 2-4 टैबलेट साथ में खा लेते हैं या सिरप के साथ या कई किसी फूड के साथ, और आपकी बॉडी पे अलग अलग ये रेसेस नज़र आते हैं, अलग अलग इरिटेशन हो जाती है या
कोई अदर इश्यूज नज़र आते हैं तो वही इंट्रैक्शन कहा जाता है। अभी जो है ना 3 तरीके से हो सकते हैं। एक है ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन, यानी कि 2 ड्रग के बीच में अगर इंट्रैक्शन हो जाए तो ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन। अगर किसी ड्रग का फूड के साथ इंट्रैक्शन हो जाए तब भी इसको इंट्रैक्शन बोलेंगे, जो कि आपका ड्रग फूड इंट्रैक्शन कहा जाएगा। अगर किसी ड्रग का डिसीज़ के साथ में इंट्रैक्शन हो जाए तो ये एक स्पेशल टाइप है, मैं अभी आपको समझा दूंगा कि कैसे ड्रग और डिसीज़ में भी इंट्रैक्शन होता है। तो बारी बारी से समझते हैं कि पहला है ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन। देखा है कि दीज आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन, ये बहुत कॉमन होते हैं। जब भी हम 2 या 2 से ज़्यादा मेडिसिन साथ में लेते हैं तो ये अक्सर कई बारी देखे जाते हैं। इन विच वन ड्रग अल्टर द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग, जिसमें क्या होता है कि एक ड्रग दूसरी ड्रग की एक्टिविटी को कम या फिर ज़्यादा कर देती है, या फिर अनवांटेड इफेक्ट भी नज़र आते हैं। एग्जाम्पल से ना आपको समझ आ जाएगा कि जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है कि एक आपका गार्लिक सप्लीमेंट, गार्लिक बोले तो लहसुन का सप्लीमेंट होता है जो कि ना ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, इधर आपका ना एंटीकोगुलेंट है आपका वारफेरिन, जो कि ब्लड थिनर होता है या बोले तो ब्लड के कोगुलेशन को रोकता है। अगर आप वारफेरिन को गार्लिक सप्लीमेंट के साथ ले लेते हैं तो क्या होता है, ये जो गार्लिक सप्लीमेंट है ना इसकी एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, वारफेरिन की एक्टिविटी को, क्योंकि ये भी कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर रहा है, लिपिड के लेवल को कम कर रहा है। अब इससे होगा क्या कि जो वारफेरिन पहले ब्लड पतला करता अपने हिसाब से करता, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा ब्लड आपका पतला हो चुका है और आपके ना इंटरनल ब्लीडिंग देखी जा सकती है, कई बार नाक से भी आपका खून निकल आता है, या फिर थोड़ा भी कट लग जाए तो ब्लड को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या हुआ, ड्रग ड्रग में इंट्रैक्शन हो गया और ये अनडिज़ायरेबल और एक्सेसिव एक्टिविटी यहाँ पे ये शो हो रही है, तो ये कहा जाएगा ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन। सेकेंड आपका ड्रग फूड इंट्रैक्शन, जब आप किसी ड्रग को फूड के साथ ले लेते हैं और बाई चांस उनमें इंट्रैक्शन हो जाता है तो वो ड्रग फूड इंट्रैक्शन कहा जाता है। इससे बहुत ज़्यादा बुरा असर हो जाता है। जिसकी मैं आपको दिखा दूँ, लिखा है कि दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन वेयर ड्रग इंट्रैक्ट्स विद फूड या बेवरेजेस एंड इंड्यूस साइड इफेक्ट। कई सारे साइड इफेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल से समझो, अगर आप अंगूर के जूस यानी कि ग्रेप जूस को पीने के बाद अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन जैसे कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग जो कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती हैं, एग्जाम्पल के तौर पे एटरोबास्टैटिन है, अगर आप एटरोबास्टैटिन आप ग्रेप जूस के साथ पी लेते हैं तो इससे होगा क्या, इस मेडिसिन जो आपकी एटरोबास्टैटिन है उसका ना यहाँ पे मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म क्यों नहीं होगा, जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है साइटोक्रोम P450, ये एक एंजाइम है साइटोक्रोम P450 जो कि मेटाबॉलिज्म कराता है ड्रग का लीवर के अंदर। अगर आप ग्रेप जूस पी लोगे तो यहाँ पे उसका मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा। जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा मतलब कि ना तो वहाँ पे वो लगातार अपना एक्शन दिखाती रहेगी और यहाँ पे टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक इफेक्ट आपका नज़र आएगा। तो लिखा है कि जब भी आप इन दोनों को यानी कि इस फूड के साथ या इस बेवरेजेस के साथ इस मेडिसिन को खा लेते हैं तो रिड्यूस एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन लिवर एंड डिक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, जिससे कि टॉक्सिक इफेक्ट नज़र आता है। या फिर एक दूसरा और एग्जांपल समझो कि एक मेडिसिन आती है टेट्रासाइक्लिन जो कि आपके एंटीबायोटिक है, अगर आप दूध के साथ पी लेते हो, उन्हें खा लेते हो तो उनका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता, वो ब्लड तक पहुँचते ही नहीं है, मतलब कि उन दोनों में इंट्रैक्शन हो गया। तो ये जो है यहाँ पे ड्रग फूड इंट्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ड्रग डिसीज इंट्रैक्शन। ड्रग और डिसीज में कैसे इंट्रैक्शन होता है, देखो समटाइम्स क्या लिखा है कि समटाइम्स ड्रग ऑल्सो इंटरेक्ट विद सर्टेन डिसीज वेयर द डिसीज अल्टर द एक्शन ऑफ ड्रग, जहाँ पे डिसीज की वजह से ड्रग का एक्शन यहाँ पे पूरा चेंज हो जाता है। सॉरी, एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि एक है स्यूडोएफेड्रिन। स्यूडोएफेड्रिन यानी कि आपकी ना नेजल डिकॉन्गस्टेंट होती है, जो कि बात करें जो अगर आपकी नाक में कंजेस्शन हो जाता है, आपकी नाक बंद हो जाती है, तो ये ओरली दी जाने वाली टैबलेट की अगर हम बात करें, ठीक है, ये ओरली अगर आप इसको देते हैं किसी ऐसे पेशेंट में जिसको पहले से हाइपरटेंशन हो, जिसको पहले से ही बीपी बढ़ा हुआ हो, तो इस स्यूडोएफेड्रिन का काम होता है बैजो कंस्ट्रिक्शन करना, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देना ताकि नाक तक ब्लड कम बहे और वो नाक आपकी खुल जाए। जब आपकी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी और ऑलरेडी बीपी बढ़ा हुआ है तो कितनी दिक्कत होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है पेशेंट को। तो लिखा है कि ओरल डिकॉन्गस्टेंट जैसे कि स्यूडोएफेड्रिन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड मे बी डेंजरस फॉर पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन। क्लियर हो गया। तो हाइपरटेंशन के पेशेंट में अगर आपने ये मेडिसिन दे दी तो यहाँ पे ड्रग डिसीज इंट्रैक्शन बोला जाएगा। ठीक है, तो ये आपने देखा है इसके मतलब कि ड्रग इंट्रैक्शन क्या है, उसका क्लासिफिकेशन एंड एग्जांपल। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन। यहाँ पे ड्रग इंट्रैक्शन कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म।
तो ये दो तरीक़ों से होता है, फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोडायनेमिक काइनेटिक आपने पढ़ा होगा बी फार्म 4th या 5th सेम में। डायनेमिक यानी कि हमारी ड्रग यानी कि मेडिसिन बॉडी के साथ क्या कर रही है, एंड काइनेटिक बोले तो हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है। तो यहाँ पे 4 होते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन। पहले हम जानते हैं फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन ये क्या है, कैसे होता है। दिस occurs when two or more drugs administered together act at the similar receptor site। ये जो इंटरेक्शन है तब देखा जाता है जब दो या दो से ज़्यादा मेडिसिन एक साथ दी जाती हैं और वो एक पर्टिकुलर रिसेप्टर पर ही काम करती हों, दोनों एक ही रिसेप्टर पे काम करती, तो वो एंटागोनिस्ट हो या वो एगोनिस्ट हो, एक ही पे जाके बाइंड होती हैं, तब वो जो भी एक्शन होगा उसको इंक्रीज कर देंगी, एडिटिव रेस्पॉन्स शो करेंगी, या एंटागोनिस्टिक इफेक्ट वहाँ पे शो करेंगी। तो ये आपका फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन है जो कि उनकी एक्शन पे यहाँ पे बेस्ड है, ठीक है। अब सेकंड आपको फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन, ये जब होता है जब एक ड्रग दूसरे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को या डिस्ट्रीब्यूशन को या मेटाबॉलिज्म को या एक्सक्रीशन को अफेक्ट कर देती है। तो पहला आपका एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन लिखा है कि सम ड्रग अल्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ अनदर ड्रग, कुछ ड्रग दूसरे ड्रग के भी एब्जॉर्प्शन को ना कम कर देती हैं। जिसका मैंने एग्जांपल बोला कि जो मिल्क होता है, दूध में ना कैल्शियम होता है। कैल्शियम या तो आप जब दूध को लेते हैं, दूध को पीते हैं और उसके साथ साथ आप टेट्रासाइक्लिन की टैबलेट खा लेते हैं, तो टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता। तो ये कहा जाएगा एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन या इसका ये तरीका मैकेनिज्म, ठीक है। सेकंड आपका डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन, यानी कि जब एक ड्रग दूसरे ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को रोक देती है या होने नहीं देती, पूरी बॉडी में नहीं सर्कुलेट होने देती ब्लड के साथ, तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन कहा जाता है, ठीक है। एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको वो है मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शन। मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शन कहने का मतलब कि एक ड्रग की वजह से किसी दूसरी ड्रग का मेटाबॉलिज्म रुक जाना या स्लो हो जाना। तो लिखा है कि फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म साइटोक्रोम एंजाइम आर रेस्पॉन्सिबल। मैंने बोला ना साइटोक्रोम एक एंजाइम होता है, साइटोक्रोम P450, वो मेटाबॉलिज्म करता है लिवर के अंदर। लेकिन कुछ ड्रग, सम ड्रग में अल्टर द एंजाइम लेवल और इट्स एक्टिविटी, लेकिन कुछ जो ड्रगें ऐसी होती हैं वो इस एंजाइम की एक्टिविटी को या तो कम कर देती हैं या बढ़ा देती हैं, और उसकी वजह से जो है ना दिक्कत हो जाती है, पूरा इंटरेक्शन हो जाता है। एग्जाम्पल इसके डिल्टाइजिम जो आपकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, वो जो है साइटोक्रोम एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। जब वो इनहिबिट कर देगी तो दूसरी जो भी मेडिसिन आप इसके साथ खाओगे उनका मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा। तो ये आपका मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शन का आपका मैकेनिज्म हो गया। अब नेक्स्ट है एक्सक्रिएशन इंटरेक्शन। तो लिखा है कि कुछ जो ड्रग होती हैं जैसे कि इंडोमेथासिन है जो कि आपका पेन किलर होती है, ये जो है किडनी के फंक्शन को कम कर देती है। किडनी का फंक्शन होता है ड्रग को एक्सक्रीट करना, बॉडी से बाहर निकालना। तो ये जो इंडोमेथासिन जो है पेन किलर, एज ए पेन किलर आप इसका यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो है ना लिथियम के एक्सक्रिएशन को कम कर देते हैं। लिथियम भी एक मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जा रहा है। जब आप इंडोमेथासिन और लिथियम को साथ लोगे तो इंडोमेथासिन की वजह से ना लिथियम का एक्सक्रिएशन स्लो हो जाएगा। तो ये यहाँ पे एक्सक्रिएशन इंटरेक्शन कहा जाता है। तो अभी जो आपने देखा है वो सिंपल देखा कि क्या होता है यहाँ पे हर्बल ड्रग एंड हर्बल फूड इंटरेक्शन विद एग्जांपल, उनको सारा मैकेनिज्म वगैरह। एंड इसका देखिए लास्ट में है क्वेश्चन की राइट अबाउट काबा काबा एंड गार्लिक ड्रग इंटरेक्शन, जो कि शॉर्ट में यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखोगे ना कुछ यहाँ पे आपकी ड्रग दे रखी है जिसकी काबा काबा है और जिनसेंग है, गार्लिक वगैरह है। तो ये दूसरे ड्रग के साथ क्या इंटरेक्ट कर लेती हैं और क्या इफेक्ट नज़र आता है वो आपने बताना है। तो देखिए पहले हम बात करते हैं काबा काबा। तो लिखा है काबा काबा इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइजोम एंड रूट्स ऑफ पाइपर मैथिस्टिकम डेट बिलोंग टू पाइपरेशिया फैमिली। कि जो काबा काबा जो है ना ये एक आपका राइजोम से मिलता है। राइजोम यानी कि जिसको हम हिंदी में प्रकंद बोलते हैं, इसकी अदरक वगैरह इन सब चीज़ों से, तो उनकी जड़ों से ये मिलता है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो यूज़ है एंजाइटी को दूर करने में, यानी कि टेंशन को दूर करने में, मसल को रिलैक्स करने में और पेन यानी कि दर्द वगैरह को कम करने में यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आप काबा काबा को किसी दूसरे के साथ, जैसे कि अगर आप एल्प्राजोलम के साथ लेते हैं या सेडेटिव्स के साथ लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ इशू नज़र आता है। इसके एल्प्राजोलम अगर आप काबा के साथ ले लेते हैं, एल्प्राजोलम का काम होता है ये हमारे ना ब्रेन सियनस को ना डिप्रेस करने का काम करती है। अगर आप इसको काबा के साथ ले लेते हैं तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस नज़र आती है। ड्राउजीनेस यानी कि आदमी बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुस्त हो जाता है और उसको नींद वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पे आने लग जाती है। सेकंड आपका सेडेटिव विद काबा, अगर आप सेडेटिव को काबा के साथ खा लेते हैं इसके साथ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आदमी ये समझो बेहोश सा हो जाता है। स्लीपनेस, टू मच स्लीपनेस यहाँ पे हो जाती है, वो सोता ही रहता है। तो ये है इसके साइड इफ़ेक्ट या तो इंटरेक्शन के बाद के इफेक्ट। अब बात करते हैं गार्लिक। जो आपका लहसुन होता है वो ऑब्टेन होता है फ्रॉम एलियम सैटिवम, जो कि बिलोंग करता है एलिसिएसिया फैमिली से। इसका जो यूज़ है गार्लिक का वो ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर लेवल को कम करने में,
कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में, मेंस्ट्रुअल जो पेन जो होता है, पीरियड्स का पेन, उनको कम करने में और ब्लड प्रेशर को कम करने में यूज़ होता है। गार्लिक जो है कई सारे ड्रग के साथ रिएक्ट कर लेता है। एग्जाम्पल इसके आइसोनियाजिड, ये जो ड्रग है इसके साथ जो है ना गार्लिक रिएक्ट करके जो है उसकी इफेक्टिवनेस को कम कर देता है, क्योंकि उसके एब्जॉर्प्शन को नहीं होने देता। ऐसा ही गार्लिक जो है वारफेरिन को, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, कि ये जो गार्लिक है वारफेरिन की एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे कि ब्लड बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, और ब्लड ज़्यादा पतला होने की वजह से कई बार इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, नाक वगैरह से खून वगैरह निकल आता है। तो ये इसका आपके दो मैंने आपको बताते हैं इंस्ट्रक्शन के। तो इस तरीके से देखिए आपका जो है हमारा यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड ये कवर होता है। हमने शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम यूनिट थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ को कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।